तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपने नए चैप्टर को और वो भी डिजिटल बोर्ड पर। तो ये चैप्टर क्या है? ये है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 और ये क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलो हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, तुम हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ना। तो चैप्टर के शुरुआत में ही हम लोग को पढ़ना है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में सारे चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मानव नेत्र, जैसा कि तुम जानते हो कि हम लोग अपने नेत्रों के द्वारा पूरे संसार में सारे चीजों को देख पाते हैं। तो मानव नेत्र हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और इसके स्ट्रक्चर को, ये कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो तुम देख सकते हो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह एक ज्ञानेंद्रिय है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और इसके द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इसी के द्वारा देख पाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। किसके स्ट्रक्चर को? मानव नेत्र के स्ट्रक्चर को। और उसके बाद एक एक चीज का यहां पर क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहां पर मानव नेत्र के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। तो सबसे पहला जो ऊपर का भाग दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ये ऊपर का जो भाग दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, यानी कि स्वच्छमंडल। सबसे ऊपर क्या हो गया? कॉर्निया, यानी कि क्या हो गया? स्वच्छमंडल, जो कि बाहरी परत होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देख सकते हो यहां पर दूसरा भाग है तुम्हारा परितारिका। ये देखो, ये है परितारिका, ये वाला दिख रहा है परितारिका। और यहां पर होता है पुतली। तो बहुत अच्छे से मैं दिखाऊंगा तुम्हें आगे कि परितारिका कैसा होता है और पुतली कैसा होता है, वो पूरा दिखाऊंगा। ये देखो, यही है परितारिका और ये क्या है? पुतली। समझ में आ रहा है? सबसे पहला बाहरी भाग क्या हो गया? स्वच्छमंडल। उसके बाद यहां पर ये है परितारिका और बीच में क्या है? पुतली। इसके बाद देखोगे यह है क्रिस्टलीय लेंस। यहां जो दिख रहा है ये क्या है? ये है क्रिस्टलीय लेंस। और इसके बाद यहां पर जो दिख रहा है इस तरीके से संरचना, ये देखो, ये जो संरचना है, यह संरचना क्या है? पक्षमाभी पेशियां। दिख रहा है? ये क्या है? पक्षमाभी पेशियां। तो यहां पर तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग एक एक के बारे में चित्र को भी देखने वाले हैं और उसको पढ़ने भी वाले हैं। और यहां पर देखोगे यही है तुम्हारा दृष्टि पटल, जिसे हम लोग बोलेंगे रेटिना। फिर देख सकते हो ये दृक तंत्रिका है। ठीक है, ये क्या है? दृक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व है। और यहां पर द्रव भरा हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे कचाव द्रव। और यहां पर देख सकते हो नेत्रोद है। तो यहां पर ये भी दो चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को जानकारी ले लेना है। तो लगभग यहां पर जो नाम है वह तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। अब एक एक चीज को हम लोग को बहुत अच्छे से देखना है, एक एक स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को हम लोगों को देखना है। तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो नेत्र का हम लोग को भाग पढ़ना है वह क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया या फिर स्वच्छमंडल। ठीक है, तो यह क्या होता है? जैसे मैंने बताया, यह एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जो कि आंखों के ऊपर होगा। तो देख सकते हो यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। और यह जो पतली झिल्ली वह क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब प्रकाश उससे आर पार जा सकता है। तो यही है तुम्हारा, यहां देख सकते हो सामने से एक ट्रांसपेरेंट लेयर होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ही हम लोग बोलेंगे कॉर्निया। अब कॉर्निया के कार्य को देख सकते हो, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। तो ये सिंपल सा था कॉर्निया, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसके कार्य में और भी लिख सकते हो कि यह बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, यह आंख को बाहरी आघात से ही बचाता है। तो कौन बचाता है? कॉर्निया। लेकिन इसके बाद का जो भाग है वह है परितारिका, आइरिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइरिस और प्यूपिल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से तुम्हें समझना होगा। तो तुमने देखा होगा जो आंखों का रंग होता है, देखो यहां पर ये जो भाग दिख रहा है बीच में एकदम काला काला, उसी को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। और ये जो भाग, बाहरी भाग दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस, यानी कि परितारिका। तो आंखों का रंग तुमने बहुत लोगों का देखा होगा, किसी का भूरा होता है, किसी का हरा होता है, किसी का नीला होता है। तो जो आंखों का रंग होता है वह किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। रंग किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा रंग होता है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम है।
तो ये क्या होता है, एक डायफ्राम की तरह काम करता है, एक पेशीय डायफ्राम की तरह कार्य करता है। और ये क्या करता है, ये जो तुम्हारा प्यूपिल है उसके साइज को छोटा या बड़ा करता है। तो यह पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पुतली क्या हुआ पता है चला, पुतली ये हुआ, यहां देख सकते हो यह जो आंख है इसमें जो काला काला छोटा सा दिख रहा है यही है पुतली। आंख किसी का देखना तुम या अपना चेहरा देखना आईने में तो एकदम काला काला जो छोटा छोटा बिंदु रहेगा, देखो यहां पर दिख रहा है तुम्हें चित्र में, यही क्या है, पुतली है। ये देखो ये है पुतली, यहाँ जो बीच में काला काला दिख रहा है ना यही क्या है, पुतली। और ये तुम्हारा जो है ये है परितारिका या आइरिस। तो आइरिस ही क्या करता है, वही पुतली के साइज को छोटा करता है या फिर क्या करता है, बड़ा करता है। आइरिस क्या करता है, पुतली के आकार को छोटा करता है या फिर क्या करता है, बड़ा करता है। तो कब यह पुतली के आकार को छोटा करता है और कब यह पुतली के आकार को बड़ा करता है, ये हम लोग को यहाँ देखना है। तो बहुत ही आसान है। तो पुतली क्या हो गया, प्यूपिल क्या हो गया, यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। तो यहां पर देखोगे कि यह प्यूपिल क्या होगा, कभी सिकुड़ेगा कभी बढ़ेगा। तो देखना इस तरीके से ये प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब हमारे आंखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए, हमारे आंखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए, कम जाना चाहिए या ज्यादा जाना चाहिए, इसको कौन नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करता है। ठीक है, तो पुतली को कौन नियंत्रित करता है, उसको परितारिका नियंत्रित करता है। तो परितारिका यदि पुतली का साइज बड़ा कर देगा तो ज्यादा प्रकाश आंखों में जाएगा, और परितारिका पुतली के आकार को छोटा कर देगा तो कम प्रकाश आंखों में जाएगा। तो अब चलो हम लोग सीखते हैं कि कब हमारे आंखों में कम प्रकाश जाना चाहिए और कब हमारे आंखों में ज्यादा प्रकाश जाना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा चीज है, देखो यदि तुम अंधेरे रूम में जाते हो तो अंधेरे रूम में तुमको ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो अंधेरे कमरे में ज्यादा प्रकाश चाहिए तो पुतली का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा पुतली। और जब तुम प्रकाश में जाते हो, ब्राइट लाइट में जाते हो, तो बहुत ज्यादा चमक आने लगेगा आंखों में, तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में पुतली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिससे कि तुम्हारे आंखों में प्रकाश क्या होगा, कम जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो यहां पर पुतली का साइज क्या हो गया, साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। और यहां पुतली का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। कब हो गया पता चल गया, पुतली का आकार जब छोटा होगा, जब क्या, यस, ब्राइट लाइट होगा तब। और पुतली का आकार बड़ा कब होगा, जब मतलब डिम लाइट रहेगा, तब ये आकार छोटा हो जाएगा। अब चलो इसके बाद जो भाग है वह क्या है, क्रिस्टलीय लेंस है। तो तुम देख सकते हो यही है क्रिस्टलीय लेंस। तो जैसे कि यह लेंस है, तुम देख सकते हो यह लेंस है, ये कांच का बना हुआ है या किसी अन्य पदार्थ का बना हुआ है। लेकिन जो ये क्रिस्टलीय लेंस है यह कांच का नहीं बना हुआ है, ये जेली लाइक पदार्थ का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहां देख सकते हो अभिनेत्र लेंस क्या है, एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी नहीं पारदर्शी उत्तल लेंस है। कैसा है ये, उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों से वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। तो यह भी हम लोग देखेंगे अपना आकार कैसे बदलता है। तो पहले तो समझना है कि यह एक उत्तल लेंस है, दूसरा ये जेली लाइक पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये सारी बातों को जान लो। यही है तुम्हारा लेंस, दिख रहा है कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब दूसरी बात हम लोगों को सीखनी है कि ये जो उत्तल लेंस है वह भी अपना आकार को बदलता रहता है, कभी पतला हो जाता है कभी मोटा हो जाता है। तो आखिर वह कैसे होता है, क्यों होता है, तो वह होता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। तो पक्षमाभी पेशियां क्या करती हैं, इसके आकृति को बदलती है, कभी पतला कर देती है कभी मोटा कर देती है। तो आखिर ये क्यों करती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया। तो यह वस्तुओं के वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस क्या करता है, आंख में जो लगा हुआ है लेंस,
वह वस्तुओं का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देख लो, वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? जैसे फूल इस तरीके से है तो ये फूल को ऐसा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे भला ऐसा प्रतिबिंब बनाया तो हमें तो सब सीधा सीधा दिख रहा है। तो ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है, और फिर हम लोगों को वह जो चित्र है वह कैसा दिखता है? सीधा दिखता है, ठीक है। तो यही है पक्षमाविक पेशियां। नेक्स्ट जो तुमने देखा सिलियरी मसल इसको बोलेंगे। तो ये क्या करेगा? लेंस के आकार को बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर है उस हिसाब से लेंस की आकृति को बदलते रहेगा। कभी लेंस पतला होगा, कभी लेंस मोटा होगा, जिससे कि हम लोग जहां खड़े हैं वहीं पर ऑब्जेक्ट को देख सके, क्लियरली देख सके। तो यह लेंस के आकार को क्या कर देता है? नियंत्रित करता है। कभी छोटा करता है, कभी बड़ा करता है। तो वो मैं पढ़ा रहा हूं, तुरंत पढ़ा रहा हूं अभी। इसके बाद देख सकते हो कचाप द्रव है। तो यह एक जेली जैसा पदार्थ का बना है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है, ठीक है। यह एक द्रव है जो कि भरा रहेगा आंख में। यह नेत्र गोलक के अधिकांश भाग को घेरता है, यह बात तुम याद रख सकते हो। तो यह नेत्र गोलक को क्या करता है? आकार प्रदान करता है। रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। इतनी बात तुम याद रख सकते हो। इसके बाद आता है रेटिना। तो यहाँ नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो, वह क्या है? रेटिना। तो यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो, यही है रेटिना। यहाँ चित्र में देख सकते हो, ये क्या है? ये रेटिना है। रेटिना के एक भाग को देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर कैसे सेल्स अरेंज्ड हैं। रॉड सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं, जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं या कलर्स को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हो लगे हुए हैं। तो यही है रेटिना, जहां पर क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये क्या है? यह है सामने का भाग लेंस, और इसी लेंस से क्या करते हैं? कोई इमेज को बनाते हैं। कैसा इमेज होता है? वास्तविक होता है और उल्टा इमेज बनता है। तो कहां पर बनता है? रेटिना पे बनता है। तो यहां क्लियरली देख सकते हो कि मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, वह सीधा ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का यहां इमेज बना है। तो तुम देख सकते हो कैसा उल्टा इमेज बना। ये देखो, ये ऐसा इमेज बना है उल्टा। ऑब्जेक्ट था सीधा, देखो ऐसे सीधा है, लेकिन इसका उल्टा इमेज बना है। किसके द्वारा बना है? इस लेंस के द्वारा बना है। तो यह जो इमेज है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक बोलते हैं और उल्टा बोलते हैं। तो तुम यहां पर देख सकते हो क्लियरली इसके इमेज को। तो इस प्रकार से यहां पर तुम देख सकते हो रेटिना के ऊपर क्या होता है? रेटिना यानी दृष्टिपटल के ऊपर क्या होता है? बोलो, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं, यह मैंने बताया था। यह नेत्र गोलक का पश्च भाग है जो पर्दे का कार्य करता है, रेटिना कहलाता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग है, लाइट सेंसिटिव पार्ट है, और यहीं से फिर जो भी सिग्नल है वह क्या होता है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है, और फिर हमारा जो दिमाग है उसको सेंस करके चित्रों को क्या करता है? सीधा बनाता है। तो अभी तुम सीधा सीधा चित्र देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में यहाँ रेटिना पे कैसा बन रहा है? उल्टा इमेज बन रहा है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है, ये याद रखो, बार बार मैं बता रहा हूं। तो यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे की तरह कार्य करता है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती हैं, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का क्या करती हैं? उसको डिटेक्ट करती हैं। यहां देखो, यही प्रकाश सुग्राही क्या है? यहाँ पर कोशिकाएं लगी हुई हैं। समझ में आ रहा है सारा चीज? तो इस तरीके से इसके बाद देख सकते हो यह है ऑप्टिक नर्व। जैसे मैंने दिखाया था, ऑप्टिक नर्व के थ्रू यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है, जिसके द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि फिर वहां पर क्या चीज है, वो सारा वहां डिटेक्ट करते हैं। यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ठीक है। तो यहां पर अब एक चीज और मैं बता देता हूं लगे हाथ, ताकि तुमको नेत्र का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, उसका फंक्शन बताया, उसमें दिक्कत ना हो, और वह समंजन क्षमता या फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें कार्य बताया था किस चीज का, यहां पर ये जो मसल है, ठीक है, सिलियरी मसल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका कार्य मैंने बताया था कि ये क्या करता है? नेत्र लेंस को या तो पतला करता है या तो मोटा करता है। देख सकते हो यहाँ नेत्र लेंस को ये पतला कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? मोटा कर रहा है। तो ये क्यों ऐसा करता है? तो जरा समझो, बात यह है कि जब भी इमेज बनना है यानी कि प्रतिबिंब बनना है, तो वह रेटिना पर ही बनना है।
तभी हम कुछ चीजों को देख पाते हैं। यदि रेटिना के पहले इमेज बनेगा या फिर रेटिना के बाद बनेगा तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। सीधा सा मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह रेटिना पर ही बनना चाहिए। कहां बनना चाहिए? रेटिना पर ही बनना चाहिए। और तुमने पढ़ा है पीछे चैप्टर में कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यदि अलग अलग स्थानों पर ऑब्जेक्ट रहेगा, अलग अलग स्थानों पर यदि कोई बिंब है, यदि कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग स्थानों पर बनता है। यदि तुमने नहीं पढ़ा तो ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो पहले उसको जाके पढ़ लो कि उत्तल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो तुम देखोगे कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, अलग अलग स्थानों पे रखने पे वह प्रतिबिंब अलग अलग बनेगा। जैसे कि मान लो, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, यदि यहां पर ऑब्जेक्ट है तो मान लो कि यहां पे बन रहा है, लेकिन यहां पे यदि ऑब्जेक्ट है तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। यहां ऑब्जेक्ट रख दिया तो यहां प्रतिबिंब बनेगा, यहां ऑब्जेक्ट को रख दिया तो यहां प्रतिबिंब बनेगा। और मैंने क्या बताया कि यदि ऑब्जेक्ट को हटाया जाए, अलग अलग स्थानों पे रखा जाए तो प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनेगा। तब तो यहां रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी कि रेटिना पर वहां पर तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है? तो अब इसके लिए क्या व्यवस्था है कि तुम यहां पर खड़े हो, पास की चीजों को भी देख रहे हो, वहां की चीज को भी देख रहे हो, दूर के चीजों को भी देख रहे हो। यानी ऑब्जेक्ट लगातार बदल रहा है। अभी ऑब्जेक्ट यहां है, देखो यहां मैं देख रहा हूं तो ऑब्जेक्ट यहां है, यहां भी मैं क्लियर देख पा रहा हूं। कैमरा पे देख रहा हूं तो वहां ऑब्जेक्ट वहां चला गया। अब मैं दूर देख रहा हूं दीवार के पीछे एकदम, तो वहां ऑब्जेक्ट चला गया, उसको देखना है। तो जिस चीज को हमको देखना है वही ऑब्जेक्ट है। यह ध्यान दो, जिस चीज को हम देख रहे हैं वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। और उसको साफ साफ देखने के लिए हमेशा उसका इमेज कहां बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का तो पोजीशन लगातार बदल रहा है। मैं यहां खड़ा हूं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अभी यहां था, अभी देखो वहां है, अभी वहां चला गया, देखो। तो भी मैं देख पा रहा हूं। किसके कारण देख पा रहा हूं? यहां पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। क्योंकि ये पक्षमाभी पेशियां क्या कर रही हैं? ये लेंस के साइज को छोटा बड़ा कर रही हैं। यानी कहीं पतला कर दे रही है, कहीं मोटा कर दे रही है, जिसके कारण मैं जहां हूं वहीं पे हूं। मेरा देखो यहां पर लेंस का आकृति बदल रहा है और वहां का चीज मैं देख पा रहा हूं। अब वहां मैं देख पा रहा हूं क्योंकि मेरी पक्षमाभी पेशियां मेरे नेत्र लेंस के आकृति को क्या करती जा रही है? बदलते जा रही हैं। यानी कि तुम जहां हो वहीं से अलग अलग स्थान के ऑब्जेक्ट को यदि देखना चाहते हो तो पक्षमाभी पेशियां क्या करेंगी? नेत्र लेंस की आकृति को बदलेंगी ताकि हमेशा जो इमेज बने वह रेटिना पे बने। और इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? समंजन क्षमता। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रहा है तो दूर रखो ऐसे बुक को, अब पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, एकदम पास लाओ। और तुम एकदम सोचो कि क्लियरली इसको पढ़ना है तो तुम देखोगे कि तुम्हारे आंखों में कुछ खिंचाव होगा। और वह जो खिंचाव है वो कौन खिंचाव पैदा कर रहा है? यही कौन? पेशियां, पक्षमाभी पेशियां वो खिंचाव पैदा कर रहा है जिससे कि तुम यहां पर साफ साफ देख सको। तो वो खिंचाव क्या करता है? वह खिंचाव या तो इसको मोटा करता है या तो इसको पतला करता है। तो यदि ये खींचेगा तो ये मोटा होगा और ये रिलैक्स होगा तो ये क्या होगा? पतला होगा। ये भी याद रखना। यदि ये रिलैक्स होता है, पक्षमाभी पेशियां यदि शिथिल होती हैं तो ये लंबा होगा। और पक्षमाभी पेशियां यदि वो खिंचाव पैदा करती हैं तो वो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इस बात को तुम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? नेत्र की समंजन क्षमता। अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। तो फोकस दूरी को बढ़ा रहा है, घटा रहा है। अरे भाई, जब लेंस पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है तो उसका फोकस दूरी या तो बढ़ रहा है या तो क्या हो रहा है? घट रहा है। और इस प्रकार से वो सामंजस्य स्थापित कर रहा है कि चीजों का जो इमेज है या तो दूर है या तो पास है या तो बहुत पास है, उसका इमेज कहां बन सके? रेटिना पे बन सके। यही यहां पर क्या कहा जाएगा? इसका समंजन क्षमता कहा जाएगा। तो क्या हम लोग सभी जगह की चीजों को साफ साफ देख सकते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। यदि 25 सेंटीमीटर तक कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं साफ साफ देख सकता हूं, लेकिन यदि पास लाया जाए तो वो साफ साफ किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखेगा, एक वयस्क व्यक्ति को वो साफ साफ नहीं दिखेगा। यानी कि आंख की भी कोई क्षमता है। तो यहां देखोगे 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की चीजों को हम लोग उसको देख सकते हैं, यही नेत्र की क्षमता है। यदि 25 सेंटीमीटर से पहले किसी चीज को लाया गया तो हम लोग को साफ साफ यहां नहीं दिखेगा, साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यही है तुम्हारा नेत्र की क्षमता। तो यहां पर अब दो चीज समझना है, निकट बिंदु किसे कहेंगे और दूर बिंदु किसे कहेंगे। तो निकट बिंदु देख सकते हो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूनतम दूरी की निकट बिंदु कहेंगे। और ये कितना है, लगभग 25 सेंटीमीटर है। एक नॉर्मल आई के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, वयस्क के, यह 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर तक का चीज तुमको साफ साफ दिख रहा है, एकदम बढ़िया आंख है। अब मान लो कि तुमको 30 सेंटीमीटर पर कोई चीज दिख रहा है, तब तुम्हारा आंख में गड़बड़ है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या उसको कहते हैं। फिर दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु अनंत मानते हैं हम लोग। दूर बिंदु क्या मानते हैं, अनंत। तो वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। समान नेत्र के लिए अनंत होता है। समझ गए। तो ये था तुम्हारा आंख और आंख का स्ट्रक्चर। बच्चों चलो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और यह है दृष्टि दोष। और इससे रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, एकदम 100% श्योर रहो, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि एक सामान्य जो नेत्र है, जो कि साफ साफ स्पष्ट वस्तुओं को देख पाता है, वैसा जो दृष्टि दोष युक्त नेत्र है वह नहीं देख पाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सामान्य नेत्र का रेंज क्या है, सामान्य नेत्र कहां तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो यदि सामान्य नेत्र की बात करें तो वह जो है 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक के वस्तुओं को यदि साफ साफ देख पाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य नेत्र। फिर ध्यान से सुनो, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को यदि कोई नेत्र एकदम साफ साफ सुस्पष्ट देख पाता है तो उसको बोलते हैं सामान्य नेत्र है। जैसे कि ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि मैंने ये बुक को रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और मुझे साफ साफ ये दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरा नेत्र क्या है, सामान्य नेत्र है। अब ये दूरतम बिंदु जहां तक हो सके इसको रखा जाएगा, तो इसके लेटर्स तो मुझे नहीं पढ़ मैं नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बुक साफ साफ मुझे दिखेगा। बहुत दूर रख दिया तब भी मुझे दिख रहा है कि अरे वाह वहां बुक रखा हुआ है, तो भी मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा आंख क्या है, सामान्य है। बहुत ध्यान से सुनो, यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक कोई वस्तु रखा है और मुझे साफ साफ दिख रहा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा आंख क्या है, सामान्य नेत्र है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो इसको यदि हम लोग रे डायग्राम से देखेंगे तो आंख मैंने तुम्हें पढ़ाया है, और आंख में मैंने पढ़ाया है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट तुमको देखना है, साफ साफ देखना है, तो उसका जो इमेज बनता है वह कहां बनेगा, रेटिना पे बनेगा। और यदि रेटिना पर इमेज बन रहा है तो हम बोलेंगे कि वह ऑब्जेक्ट तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या बोला, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। तो देखो यहां पर इसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखो यहां कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है और 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो देखो यहां पर रेटिना पर इमेज बन रहा है ना रेटिना पे इमेज। तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, यहां से रेज को गुजारेंगे और देखोगे रेटिना पर इमेज बन रहा है। तो यदि रेटिना पर कटता है तो हम लोग बोलेंगे कि यस ये आंख एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नॉर्मल आई समझ में आया या नहीं आया, जरूर आया होगा। 25 सेंटीमीटर तक रख दिया। अब हम लोगों ने इसका इमेज जब बनाया तो देखा एकदम रेटिना पे परफेक्ट कट रहा है, यानी कि ये आंख एकदम बिल्कुल सही है। तो चलो दूसरा मैंने क्या बताया कि अब अनंत पे रख दो, 25 सेंटीमीटर के बाद कहीं भी रख दो अनंत तक,
और रेटिना पर इमेज बनेगा, रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि आंख क्या है, एकदम टनाटन परफेक्ट है। तो देखो यहां पर अनंत पे रख दिया कोई वस्तु को, तो इसका भी यदि हम लोग रेस खींचेंगे तो देखो कहां पर बन गया, रेटिना पे कट रहा है। कहां पे कट रहा है, रेटिना पे। तो यदि रेटिना पे कट रहा है, परफेक्ट कट रहा है, ना आगे कट रहा है ना पीछे कट रहा है, तो यह भी हो गया नॉर्मल आई हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नॉर्मल आई हो गया। लेकिन दृष्टि दोष क्या हो गया, दृष्टि दोष हो गया कि अब 25 सेंटीमीटर किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है, और उसमें हम लोग 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, और वो रेटिना से पहले या बाद में कटना शुरू हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि उसको दृष्टि दोष हो गया और उसको वो चीज नहीं दिखाई पड़ेगा साफ साफ। हम लोग कोई चीज अनंत पर रख रहे हैं और यहां पर ये जो रेटिना के पहले या बाद कटने लगा, तो हम लोग बोलेंगे कि उस व्यक्ति को क्या हो गया है, दृष्टि दोष हो गया है, उसे साफ साफ वस्तु नहीं दिख रहा है। तो इसी को यहां फिगर से समझ लेते हैं, फिर दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है वो हम लोग समझते हैं। तो एक चीज तो मैं यहां भूल ही गया, यहां जो 25 सेंटीमीटर है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम दूरी, निकट बिंदु कहते हैं। न्यूनतम दूरी होता है स्पष्ट दृष्टि के लिए, उसको हम बोलते हैं निकट बिंदु, और ये जो अनंत होता है उसको हम लोग बोलते हैं दूर बिंदु, फार पॉइंट, ये याद रखना, ठीक है। तो कोई नॉर्मल आई है, वो 25 सेंटीमीटर से अनंत पर कहीं भी वस्तु रख दिया जाए उसको एकदम साफ साफ दिखेगा, नॉर्मल आई का बात बता रहा हूं। लेकिन अब देखते हैं कि दृष्टि दोष वाला क्या हुआ प्रॉब्लम। तो देखो दृष्टि दो, पहले तो देख लो नॉर्मल आई, तो ये है नॉर्मल आई, देख लो यहां पर नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई में ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर से अनंत पर कहीं भी रखा हुआ है, तो उसका रेटिना पर इमेज बन रहा है। यहां देख लो कहां पर इमेज बन रहा है, रेटिना पे इमेज बन रहा है इस तरीके से, यानी कि एकदम परफेक्ट आई है। कहां से कहां रखा गया है, 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कहां रखा गया है, अनंत तक कहीं भी रखा गया है। इसको एकदम साफ साफ दिख रहा है, कोई इसको टेंशन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि एकदम परफेक्ट आई है। जरा बताओ आंसर कि इसका कहां इमेज बन रहा है, रेटिना पे। रेज कहां कट रहे हैं, रेटिना पे। वस्तु कहां रखा गया है, 25 से अनंत तक। तो कैसा आंख है, नॉर्मल आंख है, कोई दिक्कत। चलो दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरा फिगर देखोगे कि ये जो वस्तु है यहां पर रखा हुआ है, तो इसमें पहले ही यहां पर रेस कटना शुरू हो जा रहे हैं। रेस क्या हो रहे हैं, पहले ही कटना शुरू हो जा रहे हैं। कहां कटना चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन रेटिना के पहले कटना शुरू हो गया। तो क्या इस व्यक्ति को साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसको क्या है, दृष्टि दोष है। अब कैसा दृष्टि दोष है वही हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर, यहां एक ऑब्जेक्ट फिर से रख दिया। अब देखोगे कि यहां जो कटना था ये बाद में कट रहा है। यहां पर देखो इमेज यहां पे बनना शुरू हो गया, ये उल्टा बनेगा इमेज, ऐसे यहां पे इमेज बनना शुरू हो गया, मतलब रेटिना से दूर इमेज बन रहा है। रेटिना से क्या हो रहा है, दूर इमेज बन रहा है। यहां रेटिना से पहले इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, यहां रेटिना से दूर इमेज बन रहा है। तो यानी कि इसको भी क्या है, दृष्टि दोष है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा में भी देखोगे कि रेटिना के पहले ही इमेज बन रहा है, यहां भी इसको प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो गया, ये दृष्टि दोष हो गया, ये भी दृष्टि दोष हो गया, और ये क्या हो गया, यह भी दृष्टि दोष हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। जब निकट कटने लगता है, कहां कटने लगता है, निकट कटने लगता है, तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। मेन इन्हीं दो के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जब दूर कटने लगे, रेटिना से दूर कटने लगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। और रेटिना के पहले कटने लगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। तो अभी तो मैं सिर्फ बता रहा था तुम्हें कि एक्चुअल में नॉर्मली कैसे आंख काम करता है, कि जब रेटिना पर इमेज बनता है तो आंख को साफ साफ दिखता है। या तो पहले इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा, या तो बाद में प्रतिबिंब बनेगा, तो आंख को साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो अब इसी आधार पर हम लोग को यहां दृष्टि दोष पढ़ना है। तो
अब थोड़ा सा मैं बता दूं, हल्का सा यहाँ बता देता हूं चित्र से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये तो नॉर्मल आई है, दिख रहा है क्या, ये नॉर्मल आई है। तो जो दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ, आखिर वो क्यों हुआ होगा? तो दो कारण में एक कारण यहां देख सकते हो कि या तो इसका आंख का गोला बड़ा हो गया, आंख का गोलक बड़ा हो गया, या आंख का गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। देखो ये नॉर्मल आई था, आंख का गोलक बड़ा हो गया या आंख का गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यदि आंख का गोलक छोटा हो जाएगा तो इसको हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, और आंख का गोलक बड़ा हो जाएगा तो इसको हो जाएगा क्या, बोलो, निकट दृष्टि दोष। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, एक एक को हम लोग देखेंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे तो तुम्हें जरूर समझ में आएगा, धीरे सब चीज समझ में आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं, मतलब मेनली हमको पढ़ना है। सबसे पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। दूसरा क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। तीसरा होता है जरा दूर दृष्टिता, जिसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तीनों के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, तो एक एक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हो गया तुम्हारा निकट दृष्टि दोष। क्या है बताओ, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। तो जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष, सुनो फिर से, जब किसी व्यक्ति को निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब निकट की चीजें का मतलब ये नहीं कि यहां साफ साफ दिखाएगा, 25 सेंटीमीटर पर कम से कम उसको रहना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर पर रखा, उसको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूर से कोई आ रहा है व्यक्ति, अरे वो तो नहीं दिख रहा है जी, और थोड़ा पास है, अभी भी नहीं दिख रहा है, और थोड़ा पास है, हाँ अब हमको दिख रहा है। यानी कि उसको दूर की चीजें पास पास साफ साफ नहीं दिखती हैं। फिर से सुनो, निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें, निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। ठीक है। तो तुम बोलोगे इसका निकट दृष्टि दोष क्यों नाम पड़ गया? निकट मतलब नजदीक, दृष्टि मतलब आंख, दोष मतलब प्रॉब्लम। तो निकट दृष्टि दोष का तो मतलब होना चाहिए था कि पास की चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन आप उल्टा बोल रहे हैं। क्या आप उल्टा पढ़ा रहे हैं? उल्टा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम ध्यान से सुनो। निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। उससे हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। तब ध्यान से समझना होगा कि इसका निकट दृष्टि दोष फिर क्यों नाम पड़ गया। तो उसका भी आंसर यहां पर मैं बता रहा हूं। देखो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल आई है, ये क्या है, नॉर्मल आंख है, नेत्र है। तो नॉर्मल आई क्यों है, जरा देखो यहां पर, क्योंकि अनंत पर कोई चीज रखा हुआ है, एकदम परफेक्ट यहां रेटिना पर इसका इमेज बन रहा है, एकदम उसको टनाटन दिख रहा है। देख लो, बहुत दूर से रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और इसको एकदम साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि इसका जो रेटिना है वहां पर इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंख कैसा हो गया, एक नॉर्मल आई हो गया, एकदम साफ साफ देख पा रहा है। वाह वाह, हर चीज एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो इसके आंख को क्या कहते हैं, नॉर्मल आई कहते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन मैंने क्या बताया, यदि इसको निकट दृष्टि दोष होगा तो अब अनंत के जगह, अनंत पर रखी हुई वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखेंगी, और ये पहले ही कटना शुरू हो जाएगा। देखो क्या होगा, यदि किसी चीज को अनंत पे रख दिया, इसको प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? प्रॉब्लम। कौन प्रॉब्लम हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। तो मैंने क्या बताया, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। तो देखो दूर की चीज जो था, दूर का जो चीज था वो पहले ही यहां कटने लगा, यहां पे देखो कटने लगा। ठीक है। तो इससे पहले ही कटने लगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, निकट में कट रहा है, निकट में कट रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब समझ में आ गया इसका निकट दृष्टि दोष क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि इसका निकट में कटने लगा। अब देखो क्या हुआ, जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो अनंत की चीजों को देख सकता है, अनंत की चीज को देख सकता है, बहुत, मान लो कि 100 मीटर तक वो देख सकता है। लेकिन जिसको ये निकट दृष्टि दोष हो गया, वो अब 10 मीटर तक की चीज को ही देख सकता है,
10 मीटर के बाद तुम जाके खड़ा हो जाओ तो नहीं देखेगा, 10 मीटर तक आ जाओ तो वो देख पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, उसको निकट दृष्टि दोष हो गया। अरे इतना फिजिक्स मत पढ़ो, नॉर्मल चीज सीखो। कई लोगों को तुमने देखा होगा कि अरे दूर के हमको नहीं दिख रहा है जी, थोड़ा पास आओ, थोड़ा पास आओ। तो वो जो पास आ जाएगा तो तुम्हें दिख रहा है, हाँ अब हमको साफ साफ दिख रहा है। तो जो दूर का चीज नहीं देख पा रहा है, पास का चीज देख पा रहा है, तो उसके कोई रेंज हो जाएगा, आंख का कोई रेंज हो जाएगा। जब कोई आदमी 5 मीटर पे खड़ा होगा वो देख लेगा, लेकिन 5.5 जैसे ही होगा वो बोले कि नहीं नहीं अब नहीं दिख रहा है, 5 पे तुम खड़ा रहो तभी दिख रहा है। यानी निकट जो दूर पॉइंट था, यानी कि फार पॉइंट था, वो नजदीक आ जाता है। इसमें फार पॉइंट क्या जाता है, नजदीक आ जाता है। और फार पॉइंट नजदीक आने के कारण वह जो व्यक्ति है बस अब पास की चीजों को ही देख सकेगा, कुछ पास की चीजों को देख सकेगा, 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर तक देख सकेगा, लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा होगा वो देख नहीं सकेगा। तो अलग अलग आंख के लिए अलग अलग होगा। तब समझ में आएगा इसको निकट क्यों कहेंगे, क्योंकि अनंत पर यदि कोई चीज रखा हुआ है तो उसको दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले ही कट जा रहा है, निकट में ही कट जा रहा है। और इसी पे नाम इसका क्या पड़ गया है, निकट दृष्टि दोष इसका नाम पड़ गया है। एकदम समझ में आ गया। तो अब इसका क्या उपाय है, इसका क्या उपाय है, तो देखो इसका उपाय है कि हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। मैंने याद भी तुमको कराया था, देखो ये निकट में है, अवतल लेंस में निकट में, और उत्तल में देखो उत्तल में ये दूर में है। तो इसी से याद करते हैं कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, ये मैंने बताया था। तो आखिर इसको ठीक कैसे करेंगे, तो देखो बात यह है कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट यदि पास में आ जाता तो उसको दिख जाता। प्रैक्टिकली सोचो कि दूर खड़ा हुआ है तो उसको नहीं दिख रहा है, तो बोल रहा इधर आओ थोड़ा और पास आओ तो हम देख लेंगे। यानी कि यदि पास में आ जाता तो वो देख लेता, दूर में है तो वो देख नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय किया गया, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर एक उसको लेंस दे दिया। क्या दिया, लेंस, कि इस लेंस को लगाओ। तो कोई दूरों खड़ा रहेगा तो तुमको लगेगा कि वहीं खड़ा है, समझ में आ रहा है। कोई दूर खड़ा है लेकिन तुमको तुम्हारे आंख को लगेगा कि अरे यहीं खड़ा है, तो तुम्हारा आंख देख लेगा, समझ में आ रहा है। तो वही करता है ये लेंस, क्या करता है, जो दूर का भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो यहां बना देता है, और इस आंखवा को लगता है कि ये यहीं पर खड़ा है। ध्यान से सुनो, ये आंख जो है यहां पर यदि कोई खड़ा रहता तो उसको देख ही नहीं पाता था। तो इसको बेवकूफ बनाने के लिए एक लेंस यहां लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, लेंस। तो इस लेंस के कारण ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट था वो यहां पर इसका इमेज बनने लगा। लेंस का इमेज कहां बनने लगा, लेंस से इमेज यहां बनने लगा। तो आंख को लग रहा है कि वो यहां नहीं है, यहीं पे है, और उसको यहां वाला तो दिखता ही था साफ साफ, तो देख लेता है, एकदम साफ साफ देख लेता है। समझ में आ रहा है। जो दूर का था उसको आंखवा नहीं देख पाता था, लेकिन ये जो लेंस लगाया गया तो ये जो दूर का चीज था वो पास में लग रहा है कि पास में यहीं पे खड़ा है, तो पास में खड़ा है तो उसको तो देख ही पाता है, तो देख लिया। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस का यूज करते हैं। कैसा लेंस, ऐसा लेंस जो कि उस आंख के मुताबिक पावरफुल हो। तो देखो उसके बाद इसका इमेज कहां बनने लगा, यहां पे बनने लगा, और वह ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। इसका मतलब एक्चुअली में वो कहां था, कोई सामान बहुत दूर था, फिर भी उसको यहां पर उसका इमेज बन जा रहा है। क्यों बन रहा है, इस लेंस के कारण। समझ में आ रहा है। तो यदि ये तुम समझ गए तो फिर दूर दृष्टि दोष भी तुम आसानी से समझ जाओगे। तो एक समझना जरूरी होता है। क्या हमने समझा, नॉर्मल आंख है, देख लो नॉर्मल आंख है, तो ये अनंत पर भी जो चीज, अनंत पर जो चीज है उसको भी देख रहा है और यहां पर इमेज बन रहा है। लेकिन इसको प्रॉब्लम हो गया, कौन सा दृष्टि दोष हो गया, इसको निकट दृष्टि दोष हो गया, तो पहले ही कटने लगा। तो फिर ये क्या किया, अवतल लेंस का उपयोग किया, तो इसका बराबर वहां कटने लगा। तो इस तरीके से ये चीज को क्या कर रहा है, समान देख पा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कारण क्या हो गया, कारण हो गया कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, मतलब बड़ा हो जाना। दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, बड़ा मतलब लंबा हो जाएगा, तो उस कारण से भी उसको वहां पर देखना बंद हो जाएगा।
इस दोष का निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। तो अब तुम ही बताओ दीर्घ दृष्टि दोष क्या हुआ? दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की चीजें साफ साफ नहीं दिखेंगी और दूर की चीजें जो दिख रही हैं वो दिख रही हैं। हम लोग निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट कितना, देखो बता रहा हूं मैं, समझो जरा सा। तो तुम्हें पेपर पढ़ना है तो तुम ऐसे पढ़ते हो, हाँ हाँ बहुत अच्छा, सब समझ में आ रहा है। क्या तुमने कभी पेपर ऐसे पढ़ा है? ऐसे ऐसे करके पढ़ना पड़े तुम्हें पेपर या बुक पढ़ना पड़े तो दिक्कत होगा, डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। तो ये होता है दूरदृष्टि दोष। ये क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, कि तुम पहले यहां तक के चीजों को 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को साफ साफ देख सकते थे, लेकिन हुआ ये कि तुम्हारे आंख में कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब तुम यहां की चीजों को साफ साफ नहीं देख रहे हो, तुमको देखने के लिए ऐसे दूर करना पड़ रहा है या ऐसे देखना पड़ रहा है। तो ऐसे करना पड़ रहा है तो तुम ऐसे पढ़ाई कर सकते हो, तो तुमको कौन सा प्रॉब्लम हो गया है? दूरदृष्टि दोष हो गया है तुमको। कौन सा दृष्टि दोष हो गया है? दूरदृष्टि दोष हो गया है। मतलब कि शुरू में तुम 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को देख पाते थे, ध्यान से देखो, ये है 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां पर क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो शुरू में 25 सेंटीमीटर के पर ऑब्जेक्ट रहता था तो तुम देख पाते थे एकदम, यहां पर बहुत अच्छे से रेटिना पे ये कट रहा है, इमेज बन रहा है, आराम से पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कुछ दिन बाद ये वाला यहां पे पहुंच गया तुम्हारा। अब तुमको कुछ भी पढ़ना है तो यहां पे रखना पड़ेगा, बुक भी पढ़ना है तो यहां पे रखना पड़ेगा। तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बहुत दिक्कत होगा। तो यहां पर दिक्कत में ये हुआ कि यदि यहां पर तुम्हारा नॉर्मल जो है 25 सेंटीमीटर है, यहां देखना ये एन है तुम्हारा, तो नॉर्मल यदि यहां पर था, रखा हुआ था, तो इसका बन जा रहा है यहां पे इमेज, यानी दूर बन जा रहा है। कहां बन जा रहा है? दूर बन जा रहा है। यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, यहां सुनो, ये नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का आंख खराब हो गया, क्या हो गया? आंख खराब हो गया, तो अब यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा है तो यहां पे इमेज बनना शुरू हो जा रहा है। कहां इमेज बनना शुरू हो रहा है? यहां पे इमेज बनना शुरू हो रहा है। समझो जरा सा, एकदम नॉर्मल जब था तो यहां पे किताब रखता था, यहां पे किताब रखता था तो यहां पे इमेज बनता था, बहुत अच्छे से पढ़ता था। लेकिन इसको दूरदृष्टि दोष हो गया तो बेचारा जब यहां किताब रखता है तो यहां इमेज बन जा रहा है इसका, दूरदृष्टि दोष के कारण, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूर कट रहा है। कहां कट रहा है? दूर कट रहा है। तो दूर क्यों कट रहा होगा? हो सकता है इसका नेत्र का गोला छोटा हो गया होगा तब दूर कट रहा है, ठीक है। तो नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण ये कहां कटने लगा? बाहर कटने लगा, तो इसको दिखेगा नहीं? दिखेगा। तो ये क्या हो गया? इसका प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम में क्या हो गया कि इसका जो निकट पॉइंट है, निकट बिंदु है, वह इसका बदल गया, ठीक है। यानी कि अब देखो ऐसे था तो ये ऐसे खसकाएगा, यानी यहां रखेगा तब इसका यहां बनेगा, ऐसे खसकाया तो यहां बनने लगा, ऐसे खसकाया तो यहां बनने लगा। यानी कि मान लो इसका 35 सेंटीमीटर हो गया निकट बिंदु, निकट बिंदु बेचारा का बढ़ गया। पहले ऐसे रखता था तो एकदम फर्स्ट क्लास था, अब ऐसे रखा तो पीछे बनने लगा, तो फिर ऐसे करेगा तब ना बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब रखेगा, यहाँ पे रखेगा, ओ अब अच्छा बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ बढ़ गया दूरी। पहले था 25 सेंटीमीटर में दिखता था, अब था 35 सेंटीमीटर में अच्छा दिख रहा है, यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है बेचारा को, और उसका जो निकट बिंदु है वो भाग गया है, निकट बिंदु थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए उसको ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका इलाज के लिए क्या करेंगे? तो जैसे मैंने बताया, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का जैसे ही उपयोग करेंगे, यहां पर जो इमेज, उसका जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, वो सही जगह बनना शुरू हो जाएगा, जहां बनता था वहीं बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इमेज बनना शुरू हो जाएगा, वो उस चीज को क्या करेगा? आराम से देख सकेगा। बस इतना सा सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? उत्तल लेंस यूज कर रहे हैं। कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या कर रहा है? जो ऑब्जेक्ट यहां पर हम लोग रखेंगे यहां पर, लेकिन आंख को लगेगा कि यहां पे रखे हैं, हम लोग रखे यहां पे, क्योंकि हमको तो आराम से पढ़ना है भाई, चश्मा लगा लिए तब भी ऐसे पढ़ेंगे नहीं, हम लोग को ऐसे पढ़ना, आहा ऐसे पढ़ेंगे।
लेकिन अखवा को लग रहा है कि वहां रखा हुआ है, वहां वाला दिख रहा है ना, ध्यान से सुनो, आंख यहां वाला एकदम बढ़िया मस्त दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां रख के जब पढ़ेंगे तो चश्मा काहे के लिए लगाएंगे? तो उत्तल लेंस लगा लिए तो अब ऐसे रखना हमको नहीं, हमको ऐसे रखना है, लेकिन आंख को लग रहा है कि ऐसे ही रखा हुआ है। आंख को लग रहा है, आंख बुड़बक बन जा रहा है, बेवकूफ बन जा रहा है, आंख को लग रहा है कि दूरे रखा हुआ है। यानी हम लोग यहां पे किताब रख रहे हैं, हम लोग किताब रख रहे हैं कि आंख को लग रहा है कि यहां पे किताब रखा हुआ है, और यहां का तो पढ़िए लेता था, ठीक है। तो यहां से बेचारा देख रहा है, बोल रहा है कि वाह वाह बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, किताब उतना ही दूर पे रखना, और तुम इसको यहां रखे हो, और आंख बेचारा बुड़बक बन गया, उसको लग रहा है कि यहां किताब रख दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? उत्तल लेंस का। तो देखो यहां हम किताब रख रहे हैं उत्तल लेंस के द्वारा, इसका इमेज यहां बन जा रहा है, और ये जो इमेज है आंख के लिए फिर वस्तु का काम कर रहा है। तो आंख को लग रहा है कि यहां पे रखा हुआ है, तो आंख को लग रहा है कि इमेज जो है इसका यहां बन रहा है, और वह क्या कर रहा है, उस चीज को साफ साफ देख पा रहा है। बात खत्म, कोई दिक्कत? अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा, और ये क्या है? ये है जरा दूरदृष्टिता, प्रेस बायोपिया। जरा दूरदृष्टिता क्या है? जरा मतलब क्या हो गया? जरा व्याधि समझते हो तो बुजुर्ग अवस्था में ये होता है। तो बुजुर्ग अवस्था में जो लेंस का एकोमोडेशन पावर है, मैंने बताया था जो सिलियरी मसल होता है या फिर जो लेंस होता है, उनके बीच में एकोमोडेशन होता है, उसके बीच में सामंजन होता है। तो वहां सामंजन क्षमता कम होने के कारण जो बढ़ते एज में यहाँ दूरदृष्टि होगा, उसे हम लोग बोलेंगे जरा दूरदृष्टिता। तो जो दूरदृष्टि होता है वैसा ही है, यहाँ देख सकते हो आयु में वृद्धि होने के कारण साथ साथ मानव नेत्र का समंजन क्षमता घट जाता है। तो समंजन क्षमता में प्रॉब्लम होगा, तो उसके कारण, अब समंजन क्षमता क्या है ये मैंने पढ़ाया है, वहां से पढ़ लो तुम। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसके लिए क्या उपाय है? तो यहां देख सकते हो इसके निवारण के लिए बायफोकल लेंस का यानी द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके यहां पर हम लोग इसका निवारण करते हैं। कारण क्या है? तो यह दोष पक्षमाभी पेशियां, जैसे मैंने बोला सिलियरी मसल में समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण ये होता है। तो जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो दुर्बल होने के कारण तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण यह उत्पन्न होता है। जो लेंस है वो लचीलापन जैसे कम होगा, ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अब देख सकते हो द्विफोक्सी लेंस, सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा जाएगा जो कि दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करेगा, और निचले भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा जो कि पास की चीजों को देखने में मदद करेगा। इस तरीके से द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके जरा दूरदृष्टिता को हम लोग क्या करते हैं? ठीक करते हैं। तो ये तीन मेन हो गया। अब कैटरेक्ट के बारे में जान लो, मोतियाबिंद के बारे में थोड़ा सा जान लो। कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधला परत चढ़ जाता है जिससे लेंस दुधिया तथा धुंधली हो जाती है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तुमने पढ़ा भी होगा कि यही क्या होता है? मोतियाबिंद होता है, जिसमें आगे कुछ एक लेयर चढ़ जाता है धुंधला धुंधला, तो ऑपरेट करके उसको हटाया जाता है, वही क्या हो गया? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दुधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। निवारण क्या है इसका? सबसे अच्छा निवारण है इसका शल्य क्रिया, यानी कि इसमें ऑपरेशन करके इसको हटाया जाता है। देखा कितना आसान था। तो अब हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक को, और नया टॉपिक तुम देख सकते हो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए अपवर्तन क्या है। मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है अपवर्तन, पिछले चैप्टर में पूरा डिटेल में तुमने पढ़ा है अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का नियम क्या है, हर चीज बहुत अच्छे से सिखाया गया है। तो अपवर्तन क्या है? अपवर्तन जब हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। फिर से सुनो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन पूरा डिटेल में तुम्हें पता होना चाहिए, तब तुम यहां पर इस चीज को समझ सकोगे। तो यहां पर हम लोगों को पढ़ना है प्रिज्म। तो अब ये प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म का सीधा स्ट्रक्चर यहां देखा जाए तो इस तरीके से देख सकते हो। यहां मान लो कि एक रेक्टेंगल बना दिया जाए, ये देखो ये है तुम्हारा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या हो गया? आयत हो गया, समझ लो कि एक आयत हो गया। इस तरीके से इधर एक रेक्टेंगल हो गया,
फिर इधर से एक बना दो इस तरीके से रेक्टेंगल, और नीचे से भी एक रेक्टेंगल बना दो। समझ गए? तो इस प्रकार से जो रचना होगा वही क्या होगा, वही होगा प्रिज्म। तो प्रिज्म में देख सकते हो एक सरफेस इधर हो गया, इस तरीके से दो सरफेस हो गया, एक नीचे सरफेस होगा, और दोनों तरफ से क्या होगा, त्रिभुज होगा। मतलब कि यहां सामने एक तुमको त्रिभुज देखने को मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, सामने एक त्रिभुज देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहां पर ये एक त्रिभुज सामने की ओर मिलेगा और एक त्रिभुज पीछे की ओर मिलेगा। ठीक है, दो त्रिभुजाकार रचनाएं हो जाएंगी, और तीन क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार भाग हो जाएंगे। समझ में आ गया कि तीन हो जाएंगे आयताकार भाग, और सामने और पीछे त्रिभुजाकार भाग देखने को मिलेगा। तो अब इसी में हम लोगों को प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो प्रकाश की किरण इस तरीके से एक सरफेस पे जो रेक्टेंगल भाग है उस पर पड़ता है। तो यहां देख सकते हो प्रिज्म यहां दिखाया गया है, तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा। ये देखो यहां पर ये जो है ये आयताकार भाग हो गया, तो ये शीशे का बना रहता है, यह भी जान लो, कांच का बना रहता है। ये देखो सामने का त्रिभुजाकार भाग हो गया, और इधर का ये आयताकार भाग हो गया। समझ में आ गया? अब प्रकाश की किरण इधर से जाएगी, और उस प्रकाश की किरण का अपवर्तन कैसे होता है वही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देख सकते हो यह एक तिकोना कांच का स्लैब होता है जिसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। तो आयताकार पृष्ठ ऐसे हो गया और त्रिभुजाकार आगे और पीछे हो जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया भी बताया भी। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर श्वेत प्रकाश जा रहा है और ये विभिन्न कलर यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। तो इसके बारे में भी अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अब इसको अपवर्तन को पढ़ लेते हैं, और अपवर्तन को जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे सारा चीज हम लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो अब ध्यान से देखो, यहां देखोगे कि ये प्रकाश की किरण यहां प्रिज्म पर पड़ रही है। तो जब तुमको प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है प्रिज्म के द्वारा, तो इस तरीके से तुमको चित्र के द्वारा इसको दिखाना पड़ेगा। तो यहां देखो ये प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रहा है, ये प्रकाश का किरण आया। अब यहां पर यदि यहां कुछ भी नहीं होता तब तो ये सीधे सीधे इस तरीके से जाएगा। ध्यान से सुनो, ये क्या होगा, सीधे सीधे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जा रही है, यदि यहां पर उसको दूसरा माध्यम नहीं मिल रहा है तो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। लेकिन यदि यहां प्रिज्म रख दिया गया है, तो प्रिज्म रख दिया गया है तो वह हो गया कांच का हो गया। मतलब अब यहां हो गया हवा, और यहां पर क्या हो गया, कांच, यानी कि दो माध्यम हो गया ना, दो माध्यम। तब दो माध्यम से प्रकाश होकर गुजरेगा और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। और वही यहां पर हो रहा है, यहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, और प्रकाश यहां पर देखो इस तरीके से मुड़ जा रहा है। प्रकाश क्या हो गया, मुड़ गया। अब यहां पर यदि अभिलंब इस तरीके से खींच दिया जाए, इस सरफेस से 90 डिग्री, देखो ये वाला जो सरफेस है इसे 90 डिग्री अभिलंब खींच दिया जाए, तो देख सकते हो यहां पर कि यहां पर तुम्हारा ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कि प्रकाश का किरण ऐसे गया तो ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये देखो यदि ये अभिलंब है, जैसे मैंने बताया ये क्या हो गया, अभिलंब। ये देखो ये अभिलंब है ना, दिख रहा है। तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई, यानी कि प्रकाश जो है अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो यहां पर प्रकाश जो है वह अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो अब देखोगे यहां पर यदि यहां कांच से यदि बाहर आता है तो भी क्या होगा, तो भी इसमें विचलन होगा। मतलब ये अब एक माध्यम कांच से कहां गया, हवा में गया। तो कांच से जब हवा में जा रहा है तो भी क्या हो रहा है, यह मुड़ रहा है। तो कांच से जब हवा में जाएगा और ये अभिलंब है तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। इस तरीके से यहाँ पर काफी पॉइंट्स हैं जिसको तुम्हें अब याद करना होगा, काफी चीजों को तुम्हें याद करना होगा। यहाँ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ देखो यही है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोलेगा कि पीई क्या है। यहां से देखो, ये जो पी और ई गया इस तरीके से, ये जो रे गया, प्रकाश का किरण गया, इसका नाम क्या है? तो बोलोगे ये आपतित किरण है। ये जो पड़ा इस तरीके से प्रिज्म पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब ये जो ई और एफ है, देखो यहां से यहां तक ये जो गया, ठीक है, दिख रहा है सबको? ये देखो यहां से यहां तक ये जो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या नाम है इसका? अपवर्तित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और ये जो निकल रहा है इसका नाम हो गया निर्गत किरण। ये क्या हो गया? निर्गत किरण। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ सकता है, तुमको बोलेगा प्रिज्म के अपवर्तन को चित्र के द्वारा दिखाएं, तो तुम दिखा सकते हो। दूसरा, ये वाला पूरा दिया हुआ रहेगा और ये भाग खाली रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और तुमसे पूछा जाएगा कि एफ एस क्या है, ई एफ क्या है, पी ई क्या है, उसको दिखाइए। तो तुमको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। एंगल ए को यहां बोलते हैं प्रिज्म कोण। देखो ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, इसको बोलते हैं प्रिज्म का कोण। इसको याद रखना, ये क्या हो गया? प्रिज्म का कोण। जो इस तरीके से दो सरफेस एंगल बना रहा है वही कहलाता है प्रिज्म का कोण। अब यहां पर इन चार चीजों को समझना है। तो एंगल आई कहाँ है? ये है एंगल आई। तो ये सब तो पढ़ा हुआ है तुम्हारा। तो एंगल आई को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। एंगल आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण, और एंगल ई को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि निर्गत कोण। समझ गए? ये जो एंगल है इसको बोलेंगे, बोलो, आपतन कोण। यहाँ जो ये वाला आर बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। और यहाँ जो ई बन रहा है इसको बोलते हैं निर्गत कोण। इतना समझ गए? तो हम लोग को अब समझना है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन का कोण क्या है। तो क्या मैंने बताया, यहां पर यदि कोई भी चीज नहीं होता तो प्रकाश का किरण सीधे इस तरीके से जाता। तो प्रकाश का किरण सीधे जा रहा है यदि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी अभी यदि ध्यान दिया जाए तो प्रकाश का किरण इस प्रिज्म के कारण इस तरीके से जा रहा है। ध्यान से सुनो, एक्चुअली में जाना था इधर, लेकिन जा रहा है इधर, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? एक्चुअली में यदि कुछ भी नहीं रहता तो ये सीधे जाता, लेकिन यहां प्रिज्म के कारण ये यहां पर इस तरीके से जाना शुरू हो गया, यानी कि ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, अपने पाथ से विचलित हो गया, अपने पाथ से हट गया। और कितना वो हटा है? तो इतना हटा। ये देखो, इसको यदि पीछे ले जाएंगे तो यहां पर ये वाला हटा है, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण। इसी को क्या बोलते हैं? विचलन का कोण। जो अपने पाथ से कितना विचलित हुआ है, यह जो किरण है अपने मार्ग से कितना विचलित हुआ है, किस कोण पर विचलित हुआ है, वही हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया इतना? तो अब बहुत ध्यान से एक और चीज सीखना है कि यह जो एंगल ऑफ डेविएशन है किसी भी प्रकाश के लिए, वह इसके प्रकाश के वेवलेंथ यानी कि उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ये बात आप समझो। तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो तरंग दैर्ध्य क्या है, ये तुमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। हम लोगों ने देखा है कि जो प्रकाश है, प्रकाश का अपना क्या होता है? अपना एक तरंग दैर्ध्य होगा, है ना? कैसे? क्योंकि प्रकाश क्या है? एक वेव की तरह होता है, तरंग की तरह होता है। और जब ये तरंग होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो उसमें क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति होता है, ये सारे गुण मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक तरंग दैर्ध्य के बारे में समझना है। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्ब्डा से दिखाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब दो तीन बात को सीखो मत, एकदम याद कर लो कि जो लाल रंग है, लाल रंग, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो बोलोगे इसमें किसमें ज्यादा होता है? तो बोलना ये है कि यहां पर विजिबल लाइट होता है। क्या होता है? विजिबल लाइट। तरंग में एक विजिबल लाइट का रेंज होता है। उस विजिबल लाइट के रेंज में जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। जबकि और भी चीजें हैं जिनका तरंग दैर्ध्य तो अधिक होगा, लेकिन विजिबल लाइट का हम लोग बात कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश का बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग अपने आंखों से देख पा रहे हैं, उनमें लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और यहां पर देख सकते हो बैंगनी का सबसे कम होगा। बैंगनी का
बैंगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे इसमें कौन कौन से कलर आएंगे, तो विबग्योर तुमको याद करना है, VIGBYOR। ठीक है, ये विबग्योर होता है व्हाइट लाइट। ये विबग्योर व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, या बोलेंगे कि 7 अलग अलग जो तरंग दैर्ध्य के प्रकाश होते हैं उसका मिश्रण होता है, जिसमें लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे सीखो ना, सब समझ में आ जाएगा। तो बात यह है कि यदि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो यहाँ 7 कलर का तुमको एक पट्टी मिलेगा, है ना। श्वेत प्रकाश को यदि प्रिज्म से गुजारोगे तो 7 कलर का पट्टी मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर क्या हो गया, रेड, और नीचे क्या हो गया, बैंगनी। सबसे ऊपर क्या हो गया, लाल, और नीचे क्या हो जाएगा, बैंगनी। अब फिर से याद करो कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज है कि भाई एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा। श्वेत प्रकाश कोई अलग सा चीज नहीं है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जो बल्ब का प्रकाश आ रहा है, वही श्वेत प्रकाश है। तो श्वेत प्रकाश को जब गुजारा तो यह 7 रंगों का एक पट्टी देगा, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो 7 रंगों का पट्टी मिल रहा है, इसमें सबसे ऊपर लाल है और नीचे क्या है, बैंगनी है। तो हम लोग को यही सीखना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ऊपर हमें लाल दिख रहा है, नीचे बैंगनी दिख रहा है, ऐसा क्यों, और बीच में अलग रंग भी दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसी को समझाने के लिए यहाँ पर हम लोग को विचलन का कोण समझना है। तो मैंने यहाँ पर खास 2 चीज तुम्हें बताया, तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया कि जो प्रकाश हो रहा है, प्रकाश होता है, उसका कुछ न कुछ क्या है, तरंग दैर्ध्य है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है श्वेत प्रकाश में, या फिर बोलेंगे कि जो विजिबल लाइट है, और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो यही मैं सिखा रहा था यहाँ, इतना चीज सीख लिए, फिर से इसी पे आएंगे। अभी यहीं देखो क्या मैंने सिखाया। मैंने सिखाया कि जब प्रकाश की किरण इस तरीके से प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो जाना था उसको इधर, जाना था इधर। क्यों जाना था, क्योंकि यदि यहां प्रिज्म नहीं होता तो सीधे निकल जाता, देखो ऐसे गया तो ऐसे जाता। लेकिन प्रिज्म के कारण ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। देखो यहां ऐसे नहीं जाके ऐसे जा रहा है, विचलित हो रहा है, अपने मार्ग से हट रहा है। तो अपने मार्ग से हट क्यों रहा है, यही सीखना है कि अपने मार्ग से इसलिए हट रहा है, क्यों, क्योंकि वह तरंग दैर्ध्य को, मतलब जैसा तरंग दैर्ध्य होगा उस तरीके से वो वहां पर हट रहा है। यही हो गया तुम्हारा विचलन का कोण बनाते हुए हट रहा है। तो सिंपल सा बात याद करना है कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा वह कम विचलित होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा वह ज्यादा विचलित होगा। या तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो विचलन कम होगा, बस सीधा से याद रखो, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो विचलन क्या होगा, कम होगा, और तरंग दैर्ध्य कम है तो विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। यही बस बात याद रखना है और तुम्हारा काम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ श्वेत लाल रंग आया, तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वह क्या है, ज्यादा है। तो देखो लाल रंग जब आया तो इस तरीके से यहाँ पर कोण बनाते हुए निकल गया। देखो ये लाल रंग हो गया, ये कैसा रंग हो गया, लाल रंग हो गया। तो यदि हम लोग विचलन का कोण देखेंगे तो देखो ये बहुत कम विचलन का कोण बन रहा है। लाल रंग का विचलन का कोण क्या बन रहा है, बहुत कम बन रहा है। अब चलो बैंगनी का देखते हैं। तो बैंगनी आया तो उसका विचलन का कोण देखो ऐसे बहुत ज्यादा बना, तो बैंगनी नीचे हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया VIGBYOR, यानी कि जो रेड है, रेड का विचलन का कोण क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ओ मतलब क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। तो इस तरीके से देखोगे तो यदि ऑरेंज जो था उसका विचलन का कोण क्या हो गया, इससे थोड़ा सा देखो, ऑरेंज का जो विचलन कोण था
इससे क्या बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा विचलित होगा। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य लाल रंग से क्या है, थोड़ा सा कम है। इसके बाद देखोगे तुम्हारा यहां पर आ जाएगा येलो। येलो आ गया ना, तो येलो आ गया, तो येलो का तरंग दैर्ध्य देखोगे तो उससे तो येलो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर येलो आ जाएगा। तो इस तरीके से जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। और यदि हम लोग श्वेत कलर के प्रकाश को यहां से गुजारते हैं तो अपने तरंग दैर्ध्य के अनुसार ये विचलित होते हैं, और जिस कारण से हमें 7 कलर की यहां पर क्या मिलती है, एक पट्टी मिलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सा बात है, समझ में आ गया? तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें सब अब आता होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, प्रिज्म का कोण समझ में आ गया होगा, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, और डी जो मैंने बताया विचलन का कोण, ये भी तुम्हें आ रहा होगा। तो अब देखते हैं विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। सीधे सीधा जो प्रकाश के अवयवी वर्ण हैं वे विभाजित होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विक्षेपण बोलेंगे। जैसे श्वेत प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण को यहाँ देख सकते हो। जैसे मैंने सिखाया कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 कलर के अवयवी रंगों में वह विभक्त हो जाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहेंगे। पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण क्या है, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 कलर के पट्टी में विभक्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये देख सकते हो विबग्योर यहाँ पर बनाता है। नीचे क्या होगा तुम्हारा वायलेट, और ऊपर क्या होगा आर, और इस तरीके से रेंज में यहाँ पर वो अरेंज्ड हो जाता है। अब ध्यान देना तुमको है कि यहाँ क्या सिर्फ श्वेत प्रकाश ही गुजारा जा सकता है, नहीं, बहुत अलग अलग प्रकाश को गुजारा जा सकता है। तो क्या सभी प्रकाश से 7 कलर का पट्टी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है, सिर्फ श्वेत प्रकाश से ही यहाँ पर 7 कलर का पट्टी मिलेगा, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो स्पेक्ट्रम क्या हो गया, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्ण क्रमों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो बैंड बनता है इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जो नया क्वेश्चन आएगा ये पूछेगा कि आखिर श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 कलर की पट्टी में क्यों टूट जाता है। तो तुमको आंसर करना होगा, क्योंकि जो अलग अलग प्रकाश की किरणें हैं उनका जो वेवलेंथ है, यानी कि उनका जो लैम्डा मतलब क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य, वह अलग अलग होता है। तो तरंग दैर्ध्य के अनुसार उनका विचलन होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य इनमें सबसे कम होता है, इसलिए उसका सबसे ज्यादा विचलन होता है। इस प्रकार से विचलन के कारण वे अलग अलग सज जाते हैं। ठीक है, तो जब इनका अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन ही तो हो रहा है ना, जब ये अपवर्तन हुआ तो ये अलग अलग निकलेंगे बाहर, तो बाहर अलग अलग निकलेंगे तो एक पट्टी तुमको देखने को मिलेगा। इसी को विबग्योर हम लोग बता रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजक न्यूटन का प्रयोग। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सूर्य का प्रकाश है या श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये देखने के लिए ये प्रयोग किया गया। तो यहाँ जब श्वेत प्रकाश, पहले यहाँ प्रिज्म को, 2 प्रिज्म को उल्टा इस तरीके से रख दिया गया। देखो इस तरीके से क्या किया गया, 2 प्रिज्म को उल्टा रख दिया गया। तो क्या हुआ, जब श्वेत प्रकाश को गुजारा गया तो ये 7 रंगों की पट्टी में विभक्त हो गया, और जब दूसरा लगाया गया तो वापस ये जब गया तो एक श्वेत प्रकाश निकला। ठीक है, तो इस तरीके से यह पता चला कि यहाँ पर जो प्रकाश है वह क्या है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो यहाँ देख सकते हो न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ये प्रिज्म के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि ये प्रकाश में ही गुण है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। किसी प्रिज्म से गुजरने वाले के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं या मुड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसका विक्षेपण होता है।
लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, या तो तुम्हें अब समझ में आ गया कि लाल प्रकाश का विक्षेपण सबसे कम होता है। और दूसरा, बैंगनी प्रकाश अधिक झुकता है। आइजक न्यूटन के सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। तो यही सारी बातें हैं जो कि तुम्हें अब समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक यहां पर हमारा समाप्त होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राकृतिक परिघटनाएं। तो प्राकृतिक परिघटनाएं से एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर होता है। तो प्रकृति में बहुत सारे परिघटनाओं को हम लोग दिन ब दिन देखते हैं और वहां उसको हम लोग प्रकाश से रिलेट करके, प्रकाश से संबंध बना के उसको हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तुम देख सकते हो ऐसी घटनाओं को देख सकते हो, हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती हैं प्रकृति में जो कुछ प्राकृतिक कारणों से होती है। ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक परिघटनाएं कहते हैं। जैसे कि इंद्रधनुष का बनना। अब ये इंद्रधनुष कैसे बनता है, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में तारे कैसे टिमटिमाते हैं, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताव प्रतीत होना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में तुम्हें एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके लिए कुछ चीजों को हम लोग को यहाँ पर समझना होगा, जैसे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। ठीक इसी तरीके से तुमको यह पढ़ना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहां पर कुछ चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग इन प्राकृतिक परिघटनाओं को क्या करेंगे, व्याख्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक तुम देख सकते हो, यह वायुमंडलीय अपवर्तन। तो सबसे पहला यहां पर हम लोगों को अपवर्तन जानना होगा। तो अपवर्तन हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह मुड़ती हैं। तो यहां पर वर्ड तुम देखोगे वायुमंडलीय अपवर्तन। अब तुम सोचोगे कि वायुमंडल में अपवर्तन कैसे होता होगा, क्या वायुमंडल में भी अलग अलग विभिन्न परतें हैं। तो बिल्कुल बच्चों, यहां तुम देख सकते हो जो वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल है, जो पृथ्वी है, उसके चारों ओर क्या है, वायु की विभिन्न परतें हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल है। और यहाँ वायुमंडल में देखोगे कि जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर विभिन्न परतें लेयर बाय लेयर हैं। मतलब कुछ परतें क्या है, सघन है, कुछ परतें क्या है, उससे कम सघन है, कुछ परतें उससे भी कम सघन है। इस तरीके से ये जो परतें हैं विभिन्न प्रकार के क्या बनाती हैं, माध्यम बनाती हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की माध्यम की तरह कार्य करती हैं। और जब यहां से प्रकाश की किरणें ट्रैवल करती है या यहां से प्रकाश की किरणें चलती हैं, गुजरती हैं, तो उनमें भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक इसी तरीके से वायुमंडल में तुम देख सकते हो कहीं गर्म हवा मान लो है और कहीं ठंडा हवा है, तो वहां भी वह अलग अलग माध्यम का कार्य करेगा। जैसे कि टेम्पोररी बेसिस पे यहाँ अगल बगल हम लोग देख सकते हैं, मान लो यहाँ गैस का चूल्हा जल रहा है, तो गैस के चूल्हा, जब यहाँ पर चूल्हा जल रहा है तो इसके ऊपर का वायु क्या रहेगा, गर्म रहेगा, और वो गर्म होकर ऊपर उठेगा और अगल बगल की ठंडी हवा क्या होगी, इसको भरने के लिए आएगी, फिर वो भी क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो यदि मान लो हम लोग यहां से गैस का चूल्हा जल रहा है और दूर किसी चीज को देख रहे हैं, तो वह क्या होगा, झिलमिलाहट उसमें लगता है। ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर तो गर्म है, इसके बगल में क्या है, ठंडा लेयर है। ठीक है, तो वहां पर भी गर्म हवा का जो लेयर बन रहा है, ठंडे हवा का जो लेयर बन रहा है, वह भी विभिन्न माध्यम का कार्य कर रहा है, और जिससे होकर यदि प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वहां पर प्रकाश की किरणों का क्या होगा, अपवर्तन होगा। और हमें यहां पर कोई चीज जो सामने दिख रहा है वह क्या होगा, झिलमिलाहट दिखेगा। तुम देखना इस बात को, जब तुम आग के सामने बैठे हुए हो और उधर दूर किसी चीज को देख रहे हो तो झिलमिल झिलमिल इस तरीके से हिलता हुआ नजर आएगा, तुम्हें सीधा नहीं दिखेगा, क्योंकि उससे जो प्रकाश की किरणें तुम्हारे आंखों तक पहुंच रही है वह सीधे सीधा नहीं पहुंच रही है, अपवर्तन के कारण पहुंच रही है। तो ये नॉर्मल जो टेम्पररी लेवल पर हम लोग यहाँ पृथ्वी पर देखते हैं उसकी बात थी। लेकिन वायुमंडल के स्तर पर देखोगे तो वायुमंडल में भी ठीक इसी तरीके से हो रहा है, विभिन्न परतें हैं जहां से प्रकाश की किरणें गुजरेगी तो क्या होगा, उनका अपवर्तन होगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। यहां देख सकते हो जैसे कि यह तारा है, यहां पर देख सकते हो स्टार है,
ये एक्चुअल में ये यहाँ पर तारा है और इससे जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर अभिलंब हमने खींचा तो ये देख सकते हो अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। यहाँ भी देखोगे ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है और ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर पहला मीडियम से दूसरा मीडियम क्या है, ज्यादा सघन है, इस तरीके से बोल सकते हैं। यानी कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका अपवर्तनांक उससे भी ज्यादा होगा, तभी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। देखो ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, तो यानी कि यहां से जो परतें नीचे आ रही हैं उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां पर देखोगे तो तारा तो यहां था, लेकिन इसमें अपवर्तन के कारण जो एक्चुअल पोजीशन था उससे वो हटकर यहां हम लोगों को दिखेगा, मतलब अपने स्थान से थोड़ा सा हटा हुआ दिखेगा। ये तो एक बात हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, वह है कि बहुत सारे ऐसे एटमॉस्फेरिक अपवर्तन जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन है या बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को पढ़ने होते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सारी परिघटनाओं को हम लोग को पढ़ना है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक इसी तरीके से जो सूर्योदय होता है वह 2 मिनट पहले क्यों होता है, जो सूर्यास्त होता है वह 2 मिनट बाद क्यों होता है, एक्चुअल पोजीशन जो सन का होता है, सूर्योदय नहीं हुआ लेकिन हम लोग को सूर्य दिखना शुरू होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग किस तरीके से डील करते हैं, कौन सा नियम लगाते हैं, तो वायुमंडलीय, बोलो वायुमंडलीय अपवर्तन। यदि तुमसे पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका उत्तर देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यदि कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्योदय नहीं हुआ है फिर भी सूर्य दिखता है, तो ये किसके कारण, तो तुमको उत्तर देना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा तारों का टिमटिमाना, अब इसको पूरा डिटेल सीखते हैं। तो अभी मैंने जो बताया था तुम्हें कि यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स हैं, उसका अपवर्तनांक क्या है, ऊपर कम है नीचे क्या है, ज्यादा होते जा रहा है अपवर्तनांक। इसी कारण से देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ते जा रहा है, ये मैंने बताया था। इसका मतलब जो तारा यहां था वह तुम्हें यहां दिखेगा, अपनी जगह से थोड़ा सा हटके दिखेगा, अपने जगह से थोड़ा सा हटके दिखेगा। तारा तो बिंदु स्रोत है, लगता है कि एक बिंदु है वहां से प्रकाश आ रहा है, ऐसा तुमने देखा होगा कि तारा क्या बिंदु स्रोत है, लगता है एकदम छोटा सा बिंदु है, वहां से प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा है, ऐसा लगता है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है, उसके प्रकाश का अपवर्तन होकर हमारे आंखों तक पहुंचेगा तो वो अपने स्थान से थोड़ा सा हट के हमें दिखेगा। मतलब एक्चुअली में यहां पर है, वो यहां है लेकिन हम लोग को कहां दिख रहा है, यहां थोड़ा सा हट के दिख रहा है। इतना सीख गया है। अब एक और चीज सीखो, सीखना यह है कि जो वायुमंडल की परतें हैं वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर शीशा है, यहां पर हवा है, यहां पर पानी है तो वो फिक्स है। हो ये रहा है कि वायुमंडल की जो परतें हैं वो चलनशील है, वो चल रही हैं, मूव कर रही हैं, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक भी बदल रहा है। क्या बदल रहा है, अपवर्तनांक भी बदल रहा है। और इसके कारण यहां से जो तारा यहां तुम्हें दिखा था, कुछ देर बाद वो यहां दिखेगा, फिर यहां दिखेगा, फिर यहां दिखेगा, फिर यहां दिखेगा, मतलब अपने ही जगह पर थोड़ा थोड़ा वह क्या होगा, हिलता हुआ दिखेगा। तो उस कारण से हमें लगता क्या है कि वह जो तारा है वो क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। प्रकाश की किरणें जो हमारे आंखों तक आ रही है वह किससे आ रही है, वायुमंडल की विभिन्न परतों से आ रही है, जिसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। साथ ही साथ वो लगातार अपवर्तनांक बदल भी रही है, जिस कारण से जो प्रकाश की किरणें कहां से आ रही हैं, तारा से हमारे आंखों तक आ रही हैं, उनका अपवर्तन हो रहा है, लगातार अपवर्तन हो रहा है। और लगातार अपवर्तन होने के कारण लग रहा है कभी ये यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, यानी उसका पोजीशन लगातार बदल रहा है, जिस कारण से हमें दिखाई दे रहा है कि तारे क्या हैं, टिमटिमा रहे हैं। समझ में आ गया। तो 2 रीजन तुम्हें समझ में आया होगा, एक तो ये अलग अलग वायुमंडल की परतों से होकर गुजरता है, पहला रीजन।
दूसरा, ये जो वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं वो फिक्स नहीं है, वह भी मूव कर रही हैं, इस कारण वो टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है। उसका पोजीशन क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। देख सकते हो यहाँ वायुमंडल की परतें हैं और ये जो तारा है वह लगातार अपना स्थिति लग रहा है कि वह बदल रहा है और हमें लगता है कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। समझ गए? तो चलो अब इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं कि आखिर कैसे एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हो, तारों के प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो क्यों होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन में भी इसको आंसर कर सकते हो। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर क्या होता है, अपवर्तित होता है। जो प्रकाश पहुंच रहा है तारा का, वह निरंतर क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है। क्यों हो रहा है ये तो अब तुम्हें पता है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो विभिन्न परतें हैं पृथ्वी की, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की, उनका अपवर्तनांक क्या है, अलग अलग है, साथ ही वो बदलता रहता है। तो दो क्रमिक परतों के बीच का अपवर्तनांक यदि बदल रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। और वह प्रकाश अपवर्तन के पश्चात हमारे आंखों पे पहुंचेगा, जिस कारण से जो तारे का आभासी स्थिति वो लगातार हमें बदलता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसके वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। तो यहां तुम वही देखोगे कि उसका वास्तविक स्थिति तारे का कुछ और था, हमें कुछ और दिख रहा है। और यदि ये लगातार होता है तो तारा हमें क्या दिखता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, यही तुम लिख देना एग्जाम में। अब नेक्स्ट देख सकते हो, ग्रहों का टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देना। यानी जो ग्रह हैं वे क्यों नहीं टिमटिमाते जबकि तारा टिमटिमाता है। तो यहां पर बहुत सिंपल सा बात देखना है तुम्हें कि जो ग्रह होता है, ग्रह जो तुम्हारा तारा है वो काफी दूर है और ग्रह क्या है, नजदीक है। तो तारा के बहुत ज्यादा दूर होने के कारण वह एक पॉइंट सोर्स की तरह क्या कार्य करता है, बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है। जबकि ग्रह जो है छोटे छोटे बिंदु स्रोतों का क्या है, समूह है और उसके तरह कार्य करता है। तो यदि वहां पर छोटे छोटे बिंदु का क्या, बिंदु समूह से प्रकाश आ रहा है और उसका अपवर्तन हो रहा है, तो वह एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिस कारण ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। जबकि तारा में ऐसा नहीं, हुआ तो एक पॉइंट सोर्स है और उसी से प्रकाश की किरण हमारे आंखों तक पहुंच रही है, लगातार अपवर्तित होकर पहुंच रही है। इस कारण से वह क्या होता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो ये तुम याद रखना, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। तो ग्रह, ये बात 2-3 पॉइंट लिखना कि ग्रह जो है विस्तृत स्रोत की तरह हम लोग मानते हैं और जो तारा है उसको बिंदु स्रोत की तरह हम लोग मानते हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो क्या होगा, प्रत्येक प्रकाश के स्रोत से जब प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच रहा है तो अपवर्तन हो रहा है, लेकिन वह एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसलिए ग्रह हमें टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आएगा। सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है कि ग्रह को हम लोग पॉइंट सोर्स का एक क्या मानेंगे, समूह मानेंगे, बिंदु समूह स्रोत का क्या मानेंगे, समूह मानेंगे। लेकिन तारा क्या है, एक बिंदु स्रोत ही है। तो ये उत्तर तुम यहां पर लिख सकते हो। अब देखो, यहां पर सूर्योदय होने के पहले ही सूर्य हमें दिखने लगेगा और सूर्यास्त हो गया है उसके पश्चात भी सूर्य हमें दिखेगा, ऐसा क्यों? इसको कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिर से वही बात है, देख सकते हो यहां पर तुम, ये है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी में मान लो कि यहां तुम खड़े हुए हो और यहां ये क्षितिज है। तो जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच रहा है वह क्या हो रहा है, अपवर्तित होकर पहुंच रहा है। अपवर्तित होकर पहुंच रहा है मतलब सूर्य है यहां पर और इसका प्रकाश अपवर्तित होकर पहुंच रहा है, तो हमें इसका स्थिति इस तरीके से दिख रहा है।
समझ में आ रहा है क्या? जैसे तारा वाले याद करो कि तारा का प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा था, तो तारा था यहाँ पर एक्चुअल में, लेकिन हमें दिख रहा था यहाँ पर, था यहाँ, हमें दिख रहा था यहाँ, मतलब अपने स्थिति से वो थोड़ा अलग दिख रहा था। याद करो, तारा एक्चुअली में यहाँ है लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ, तारा एक्चुअली में यहाँ है, हमें दिख रहा है यहाँ। तो ठीक इसी तरीके से जो सन है, सूर्य है, वह रहता है नीचे। वह कहाँ रहता है? नीचे, हॉरिजॉन के नीचे। मतलब अभी अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, मतलब वो सूर्य ऊपर नहीं आया है, फिर भी वो हमको ऊपर दिखता है, फिर भी वो हमको ऊपर दिखता है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। क्यों अपवर्तन हो रहा है तुम्हें पता है? क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न गैसों की परतें हैं और उसके कारण प्रकाश का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। तो सीधा सा बात समझो कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य है नीचे, दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो सूर्योदय तो पहले ही हो गया ना, यानी कि सूर्योदय भी हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि सूर्य ऊपर आ गया है, तो हम लोगों को लग रहा है कि सूर्योदय हो चुका है। ठीक इसी तरीके से मान लो कि शाम का समय है, तो शाम का समय से सूर्य नीचे चला गया, लेकिन हमें ऊपर दिख रहा है, यानी कि वहां भी क्या होगा? फेनोमेना बताओ। यस, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ऐसा हमें दिख रहा है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये कभी ऊपर दिख रहा है, कभी नीचे दिख रहा है, ये बात याद रखना। चलो यहां देख सकते हो तुम, यहां पर एक्चुअल में ये यहां है और हमें दिख रहा है यहां। तो ये वाला बात तुम इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे ग्लास है, ग्लास में एक सिक्का को डाल दिया गया तो सिक्का थोड़ा ऊंचा दिखता है, सिक्का अपने स्थान से थोड़ा सा ऊंचा दिखता है। तो अब ये क्यों दिखता है? बोलो, अपवर्तन के कारण। तो वहां पानी और क्या है बताओ? हवा है, उसमें प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो रहा है, लेकिन यहां पर पानी और प्रकाश नहीं है। यहां देखना, ये जो सिक्का है नीचे, दिख रहा है ऊपर। क्यों दिख रहा है बताओ? अपवर्तन के कारण। यहां भी अपवर्तन के कारण दिख रहा है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है तुम्हें। लेकिन यहां पर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं हो रहा है, सिंपल से ये अपवर्तन हो रहा है। लेकिन सूर्य के केस में, तारा के केस में क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, जिसे बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो ये तुम यहां पर लिख सकते हो। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष तुम सबने देखा होगा, तो इंद्रधनुष का बनना, आखिर इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स तुम्हें याद कर लेने हैं। सबसे पहले जब वर्षा होती है उसके बाद तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है और तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, या पूरा स्वच्छ आकाश है और तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो जो जल की बूंदें वो प्रिज्म की भांति कार्य करती है। प्रिज्म मैंने पढ़ाया तुम्हें, तो जल की बूंदें वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और प्रिज्म से होकर प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश वर्ण विक्षेपण होगा और उस कारण से हमें क्या दिखेगा? इंद्रधनुष दिखेगा। तो क्या तुम सिर्फ यही लिख दोगे? नहीं, ऐसा लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सही नहीं होगा। कैसे इंद्रधनुष बनता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। हालांकि प्रिज्म जैसे तुमने देखा तो तुम्हें एक एहसास हुआ होगा तो कि हाँ, ये जो 7 कलर की पट्टी हमें मिल रही है इंद्रधनुष में, ये कहीं ना कहीं क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण हमें दिखाई देगा। तो वर्षा होने के पश्चात हमें इंद्रधनुष दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट हो गया, बोलो, जल की बूंदे प्रिज्म की भांति कार्य करती है, वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब इंद्रधनुष जो दिखाई देगा तो आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है, ये भी मैंने बता दिया। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ये याद रखना। जैसे सूर्य, मैं यहां खड़ा हूं, सामने से सूर्य है, तो मुझे इंद्रधनुष देखना है, तो इंद्रधनुष देखना है तो कहां खड़ा रहना पड़ेगा? तो बोलता है सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य उधर है तो उसके विपरीत दिशा में, मतलब कि इधर बनेगा, इधर। जैसे सूर्य वहां है तो इंद्रधनुष क्या बनेगा? इस साइड में बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। इसको हम लोग को बहुत अच्छे से समझना होता है कि सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। यहां देखो, चित्र में समझ में आ जाएगा कि यहां देखो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, तो हमें यहां से इसको देखना पड़ेगा, यहां से ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। तो सूर्य हो गया ये, तो सूर्य के विपरीत दिशा में,
सूर्य के विपरीत दिशा में क्या बन रहा है, इंद्रधनुष बन रहा है। मतलब सूर्य उधर है तो हमें भी उधर खड़ा होना पड़ेगा, तो इधर हमें इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इंद्रधनुष को, और यहाँ क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के विपरीत दिशा में क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स था जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को इंद्रधनुष कैसे बनता है उसको समझना है। तो अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एक्चुअल में कि कैसे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यदि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए जो बातें मैं अभी बता रहा हूं वो बात तुम लिखना। तो यहाँ दो तीन चीज तुम जो कि पहले से जानते हो मैं फिर से बता दे रहा हूं। पहला होता है अपवर्तन, मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ता है, तो उसे बोलते हैं अपवर्तन। दूसरा होता है वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 कलर की पट्टी में बट जाता है और उसे हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तीसरा है परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें इस तरीके से जाएंगी और टकराकर वापस आ जाएंगी उसी माध्यम में, तो उसको बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। तो इस तरीके से दो तीन चीज तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, तब तुम यहां पर कैसे या बन रहा है इंद्रधनुष उसको लिख सकते हो। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश इस तरीके से तुम देख सकते हो। यहां सूर्य का प्रकाश, यहां देखना हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो वर्षा की बूंद है वो प्रिज्म की तरह कार्य करती है। तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही वर्षा की बूंदों में आता है, सबसे पहला होता है अपवर्तन। एकदम याद करते जाओ, 3 पॉइंट याद कर लेना है। सबसे पहले क्या होता है, अपवर्तन। ये क्या हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो क्या हो गया, अपवर्तन, ये पहला। और दूसरा, जैसे ही अपवर्तन होगा तो इसका होता है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, विक्षेपण। देख लो यहां पर ये प्रकाश की कलर 7 रंग की पट्टी में टूट रहा है तो ये क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण। तीसरा, यहां पर ये जो वर्षा की बूंदें हैं ये अंदर ही अंदर यहां पर एक मिरर की तरह कार्य कर रही है, तो यहां पर तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, परावर्तन। क्या हो जाएगा, परावर्तन। ये देखो ये प्रकाश की किरण इधर से आया और इधर मुड़ रहा है तो ये हो गया परावर्तन। अब फिर से देखो ये वर्षा की बूंद से ये बाहर जा रहा है तो फिर से हो गया चौथा नंबर, अपवर्तन। देखा, 4 चीज याद करना है। तो कैसे बन रहा है इंद्रधनुष, तो वर्षा की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। तो सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो सबसे पहले होता है अपवर्तन तथा विक्षेपण, और उसके बाद यहां पर जब ये पड़ रहा है तो इसका हो जाता है परावर्तन, और उसके बाद वर्षा की बूंद से जब ये बाहर निकलता है तो फिर से होता है अपवर्तन, और उसके बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें 7 रंग की क्या दिखाई देती है, पट्टी दिखाई देती है। तो यहां पर ये हो गया इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो यहां क्लियरली देख सकते हो सूर्य के आपतित प्रकाश की को ये बूंदें पहले क्या करती हैं, जल्दी बताओ, अपवर्तित करती हैं, फिर क्या करती हैं, विक्षेपित करती है, फिर क्या करती है, आंतरिक परावर्तित करती हैं, और अंत में बाहर निकलते समय अपवर्तित करती हैं। इतना बात तुम्हें लिखना होगा, और इस प्रकार से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इस स्थिति में जल की वह बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है और परिणाम स्वरूप सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। समझ में आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से वहां पर लिखने होंगे, तो तुम्हारा ये वाला जो सेक्शन है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और ये है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो तुम्हें सीखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, और फिर इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सिग्नल में लाल रंग का यूज क्यों किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस जो कि आगे मैं बताऊंगा वो पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहला पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो तुम जानते हो कि जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें क्या है, वो तरंग के रूप में चलती हैं, उनका कोई खास वेवलेंथ होता है, उनका कोई खास क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। तो जब प्रकाश की किरणें कोलाइड कणों से होकर गुजरती हैं
तो वे किरणें क्या होती हैं, कणों से टकराने के बाद इधर उधर छितर बितर हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं, या फिर बोलेंगे कि वो प्रकीर्णित हो जाती हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देख सकते हो जैसे ये प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो प्रकाश है कणों के द्वारा, इस प्रकाश का कण देख सकते हो कैसे ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो इसका हम लोग बोलेंगे कि ये प्रकीर्णन हो गया है, ये फैल रहा है। ठीक है, तो यहां भी तुम देख सकते हो कि कैसे ये पार्टिकल से टकरा रहा है। कौन टकरा रहा है, प्रकाश, किरणें। तो ये टकराने के बाद इधर उधर चला जा रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे और चीजों को हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन सा कण किस प्रकाश के वेवलेंथ को या फिर किस प्रकाश के किरण को फैला सकता है। क्या सभी कण सभी प्रकाश की किरणों को फैला सकती हैं? क्या सभी कण प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन कर सकती हैं? ये भी हम देखेंगे, लेकिन सिंपली हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो तुम देख सकते हो प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उस मार्ग के माध्यम क्या हो, कोलाइड विलयन हो, तो कण, वहां पर जो कण है उससे टकराकर प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। यानी कि वह जो कोलाइड का कण है वो प्रकाश को क्या कर देगा, प्रकीर्णित कर देगा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर जैसे कि उदाहरण देख सकते हो, सिंपल सा है। मान लो कि यहां पर एटमॉस्फेयर में ही हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कण मौजूद हैं, और इनसे होकर हो सकता है कि प्रकाश के कण का क्या हो सके, प्रकीर्णन हो सके। और तुम सोचोगे कि यार इसको मैं देखना चाहता हूं, तो यहाँ पर एक होता है टिंडल प्रभाव, और इस टिंडल प्रभाव में प्रकाश के प्रकीर्णन को तुम देख सकते हो। जैसे देखोगे यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन लिया जाता है, और यहाँ पर कोलाइड विलयन लिया जाता है। और जब प्रकाश के कण को जब प्रकाश को यहाँ पर पास किया जाएगा, मान लो टॉर्च यहाँ पर जलाते हैं, तो तुम देखोगे यहाँ प्रकाश का जो पाथ है, रास्ता, वो दिखना शुरू हो जाता है। और ये जो दिखना शुरू हो रहा है रास्ता, ये बता रहा है कि यहाँ प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, जिस कारण से यहां पर इसका रास्ता क्या है, दिखना शुरू हो जा रहा है। ये देख सकते हो तुम, यहां पर इसका रास्ता दिखना शुरू हो जा रहा है। तो आम जीवन में तुम बोलोगे कि इसको हम लोग कहां देख सकते हैं, तो आम जीवन में देख सकते हो इस तरीके से। एक रूम है, रूम में धुआं भरा हुआ है, तो देखोगे यदि कहीं से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश का किरण तुमको साफ साफ दिखेगा। ये देखो, ये प्रकाश का किरण जो है ये बीम के रूप में तुम्हें साफ साफ दिखेगा। कभी तुम सिनेमा हॉल गए होगे तो वहां पर प्रोजेक्टर से लाइट मारा जाता है, या तुम्हारे स्कूल में भी प्रोजेक्टर से लाइट मारा जाता है, तो ऊपर देखोगे कि वो प्रोजेक्टर से लाइट जा रहा है, वो लाइट तुम्हें दिखेगा। तो वो लाइट जो दिख रहा है, वो रास्ता जो दिख रहा है, वह क्यों हो रहा है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या हो रहा है, सिंपली देखो, यहां से जब प्रकाश का किरण आ रहा है तो यहाँ जो कण मौजूद हैं उनसे ये प्रकीर्णित हो जा रहा है, प्रकीर्णित होकर हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, और इस कारण से यहां पर हम लोगों को वह रास्ता दिख जा रहा है। तो ये कहां होता है, ये कोलाइड विलयन में होगा। अभी देख सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ देखो जंगल में यदि गए हो तो वहां भी इस तरीके से सूर्य के किरणों को तुम देख सकते हो। तो ये ऐसा क्या होता है, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, जो कि तुमको इतना जानने का नहीं जरूरी है, क्लास 9th में पढ़ा था ये टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव जानने का नहीं जरूरी, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन तुम लोग को जानने का जरूरी है कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हो कैसे ये जो पार्टिकल हैं वे जब यहाँ पर कणों से टकरा रहे हैं तो छितर बितर हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, या प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो अब जैसे बात आता है, मैंने पहले भी बताया कि जो प्रकाश है वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य का होता है। जो प्रकाश है वह अलग अलग तरंग दैर्ध्य का होता है। तो क्या सभी प्रकाश को सभी कण प्रकीर्णित कर सकता है? देखो यहां ध्यान से, तो यहां यदि ध्यान से देखोगे तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वे शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि कम तरंग दैर्ध्य वाले
कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, प्रकीर्णित कर रहा है। जबकि देखोगे ये जो बड़ा वेवलेंथ वाला है, ये देखो इसका वेवलेंथ यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, ज्यादा है। लाल का तरंग दैर्ध्य क्या है, ज्यादा है, और नीला का तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है। तो कौन प्रकाश को, कौन सा कण क्या कर सकता है, प्रकीर्णित कर सकता है, इसे हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यहां मैं दिखा रहा हूं, इसको तुम याद भी कर सकते हो। देखो यहां पर, ये देखो, देखो, तो प्रकीर्णित प्रकाश किरण को, मतलब अलग अलग जो प्रकाश है, विजिबल लाइट है, ये जो देख रहे हो, तो इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, सबसे ज्यादा इसमें तरंग दैर्ध्य किसका है, लाल का। मैंने पढ़ाया तुम्हें, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का है, और सबसे कम किसका है, ब्लू लाइट का है। देखो तरंग दैर्ध्य हम लोग क्या कहते हैं, जो तरंग होता है उसमें, ये देखो, ये जो इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रॉफ। तो ये जो इनके बीच का जो दूरी होता है, इसे ही हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो देख सकते हो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, और ब्लू का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे कम है। तो ये सब तुम्हें पहले भी मैंने पढ़ा दिया है कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, नीले का तरंग दैर्ध्य, जो 7 कलर होते हैं विबग्योर मैंने पढ़ाया है, उसमें नीले का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये बातें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कौन, यहां देखो क्या बोला जा रहा है, कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है और कौन सा रंग कम प्रकीर्णित होता है, ये बात अब याद करके चलो। देखो क्या बोला गया है, अत्यंत सूक्ष्म कण, अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। इस बात को तुमको याद कर लेना है। क्यों याद करना है, क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन आएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो तुमको उसके उत्तर में इसको लिखना पड़ेगा। इसलिए याद कर लो कि जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे यहां देख सकते हो हमारे एनवायरमेंट में अत्यंत सूक्ष्म कण कौन हो गए, देखो जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो ये सारे कण क्या हो गए, बहुत सूक्ष्म हो गए। तो वे सूक्ष्म कण किसको प्रकीर्णित कर सकते हैं, नीले रंग के प्रकाश को क्या कर सकते हैं, प्रकीर्णित कर सकते हैं। जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यदि यहां पर बड़े साइज का पार्टिकल हो तो बड़े वेवलेंथ को प्रकीर्णित कर सकता है। देखना, जैसे उदाहरण मान लो ये छोटा सा, यहां पर छोटा सा पार्टिकल है, तो इसको नीला रंग क्या करेगा, ऐसे जाएगा और ये टकराकर इधर आ जाएगा। लेकिन ये छोटा सा पार्टिकल है तो बड़ा वेवलेंथ वाला आर पार हो जाएगा, उसको टकरा के ऐसे नहीं आएगा। जबकि बड़ा वेवलेंथ वाला से बड़ा पार्टिकल है तो वो फिर ये भी प्रकीर्णित हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, कि बड़ा वेवलेंथ वाला, बड़ा तरंग दैर्ध्य वाला को प्रकीर्णित करने के लिए, उसका रास्ता बदलने के लिए, उसको फैलाने के लिए कौन चाहिए, बड़ा पार्टिकल चाहिए, बड़ा कण चाहिए। वह छोटा वाला कण को पार कर जाएगा। देखो ये छोटा कण वाला उसको प्रकीर्णित नहीं कर पा रहा, उसको पार कर जा रहा है। जबकि जो छोटा कण है, ठीक है, वो किसको प्रकीर्णित कर सकता है, तो छोटे वेवलेंथ वाले को प्रकीर्णित कर सकता है, ठीक है। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकती है। तो जो प्रकीर्णित कण जो प्रकीर्णन कर रहा है तो सबको एक ही साथ प्रकीर्णन करेगा और वो आंखों में पहुंचेगा, तो सब मिला के क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर ही हो जाएगा। तुम्हें पढ़ाया गया कि व्हाइट कलर 7 रंग के तरंग दैर्ध्यों का मिश्रण होता है, विबग्योर। तो सातों के साथ गया, टकराया और आंखों तक पहुंचा, तो व्हाइट ही ना दिखेगा, उसमें थोड़े ना अलग दिखेगा, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया तुम्हारा कि छोटे कण छोटे तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करेगा, बड़े कण बड़े तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णन करेगा। समझ गए, यही वाला बात तुमको याद करना है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है, सब प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाएं। और उसमें सबसे पहला क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो मानो या नहीं मानो, लगभग एग्जाम में, फाइनल एग्जाम हो या टेस्ट एग्जाम हो, कहीं भी हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे कुछ पूछे ना पूछे, उसको मन करे ना करे, इस क्वेश्चन में उसका मन रहता है कि इसको पूछा जाए। तो भाई बता सकते हो क्या कि आकाश का रंग
नीला क्यों होता है, या फिर स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आकाश में क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है? मतलब यहां पर वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है? कण है। तो वायुमंडल के कणों से जब प्रकाश टकराता है, श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, दिख रहा है ना? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो उनमें से वह जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उनमें से कौन प्रकीर्णित होता है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा ये देखो, बैंगनी रंग, नीला रंग, ये जो ब्लू वाला शेड वाला है वह प्रकीर्णित होता है। और वही देखो यहां प्रकीर्णित हो गया। तो बाकी ये सारे लाइट्स प्रकीर्णन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा। और इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? कम। तो जो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है, और वही लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है। यही लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है। और हमारा आंख जिस कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, नीला कलर के लिए, वो हमको दिखना शुरू हो जाता है और हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा। यदि कुछ नहीं समझ में आए सीधे लिख देना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बस सिंपल सा। आगे क्या लिखना कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों से टकराता है तो वहां पर जो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, जैसे कि बैंगनी, नीला, उसी का प्रकीर्णन होता है और वो प्रकीर्णित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रश्न होगा कि आकाश जो है लाल, फिर तुम्हारा ऑरेंज, येलो, ग्रीन क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उनका प्रकीर्णन नहीं होता है। क्या तुम बता सकते हो उनका प्रकीर्णन क्यों नहीं होता है? सिंपल सा, जैसे मैंने बताया, उनका प्रकीर्णन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? तो ये जो कण मौजूद है उससे बड़ा होता है। जो वातावरण में, जो वायुमंडल में कण मौजूद हैं उससे इनका तरंग दैर्ध्य क्या है? बड़ा है, इसलिए इनका प्रकीर्णन नहीं होता है। चलो फिर से क्वेश्चन बताओ। तो नीले रंग का जो प्रकाश है या बैंगनी रंग का प्रकाश है, उनका प्रकीर्णन क्यों होता है? क्योंकि इनका जो तरंग दैर्ध्य है यह वायुमंडल में जो उपस्थित कण हैं उससे छोटा होता है। समझ गए? तो ये छोटा होता है, छोटा जैसे ही होता है ये क्या हो जाएगा? प्रकीर्णित हो जाएगा। लेकिन यही मान लो कि लाल है तो ये प्रकीर्णित नहीं होगा, ये इसको पार कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही बात तुमको लिखना है कि आखिर स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देख सकते हो कितना अच्छा से सनलाइट आ रहा है, उसमें जो नीले साइड का रंग है वो क्या हो रहा है? प्रकीर्णित हो जा रहा है। और इसी प्रकीर्णन के कारण यह जो नीला रंग है हमारी आंखों तक पहुंच रहा है और आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। बहुत सिंपल चीज था। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण है वह नीले रंग के या नीले रंग, बैंगनी रंग के जो तरंग दैर्ध्य है उससे छोटे होते हैं, इसलिए वो उसको प्रकीर्णित कर देते हैं। ध्यान से सुनो, उल्टा मत समझ लेना। जो कण हैं वो थोड़े बड़े होंगे, कण बड़े होंगे और तरंग दैर्ध्य छोटा होगा, ये ध्यान देना। उल्टा मत समझ लेना कि कण छोटे होंगे तरंग दैर्ध्य बड़ा होगा, ऐसा नहीं। क्लियरली इसको ऐसे लिख सकते हो, देख सकते हो यहां, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है वायु के सूक्ष्म कण कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे छोटे तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे नीले रंग को अधिक प्रबलता से क्या करते हैं? प्रकीर्णित करते हैं। और इस कारण से वह प्रकीर्णन जब होता है तो वह प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और हमें आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन से ही जुड़ा हुआ है, और वो यह है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? जैसे अंतरिक्ष यात्री रहेंगे उनको आकाश, वो जब आकाश को अपने आसपास देखेंगे तो वह काला क्यों होगा? तो बहुत सिंपल से इसका आंसर है,
जहां वायुमंडल नहीं है वहां कण नहीं होंगे, जहां वायुमंडल ही नहीं है वहां पर कण कहां होगा, जहां कण नहीं है वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ये तुम मानो या नहीं मानो, इसको याद करके रखो कि जहां प्रकाश के कण नहीं, जहां पर कण नहीं होंगे, वायुमंडल में कोई कण नहीं होगा, वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहां पर कोई भी कलर वहां पर दिखना संभव नहीं है। यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब पृथ्वी से जो आकाश है वह भी काला ही प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तुम्हें आंसर में लिखना है कि अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं है, उसके कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, वहां प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, तो वहां पर क्या दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा। सिंपल सा बात है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि गहरे समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देता है। जो गहरा समुद्र है उसका जल का रंग नीला दिखाई देता है, तो बहुत सिंपल है, इसका भी सिंपल सा बात है कि वहां पर वो क्या करता है, नीले रंग को क्या करता है, प्रकीर्णित करता है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल पीला आदि रंगों को अत्यधिक तेजी से क्या करता है, सोखता है, और अधिकांश नीले रंग वापस आ जाते हैं, माने वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, और यदि हम उसको देखेंगे तो वह नीला प्रतीत होगा। सिंपल सिंपल बात है। लेकिन अब नया क्वेश्चन है, वह भी प्रकीर्णन पर ही है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है, लाल क्यों होता है। तो देख सकते हो यहां पर मैंने चित्र लगाया है ताकि तुम्हें समझ में आए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यहां देखो सूर्य क्या है, लाल रंग का दिखाई देगा, उसके आजू बाजू क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। लेकिन जो आकाश है, ये जो आकाश एकदम, यदि अंधेरा है तो अंधेरा जैसा दिखाई देगा, लेकिन नहीं है तो नीला दिखाई देगा। आकाश का रंग नहीं बोल रहा है, यहां पर सूर्य का रंग बोल रहा है। ये बात ध्यान देना कि ये आकाश का रंग तो नीला ही है, सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है या सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, यह ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। सूर्य लाल दिखाई देगा, ऐसा क्यों, जो सूर्य है वो लाल दिखाई देगा, ऐसा क्यों, अगल बगल का क्षेत्र तो नीला ही दिखाई देगा। तो इसका सिंपल सा बात है, समझो जरा सा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होता है, मैंने बता दिया। जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, इस बात को याद करो, तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा। जबकि बाकी जो है नीला, ठीक है, नीला है मान लो, या अलग जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है, इसलिए प्रकीर्णन ज्यादा होगा। ठीक है, दो बात याद कर लिया। तो जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जो बाकी रंग है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है तुम्हें। तो जरा देखो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, यहां देखना, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसको सूर्य को देखना है। तो सूर्य को जब देख रहा है तो यहां पर जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है उसके आंखों तक पहुंच रहा है। ये जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है या उस ऑरेंज है वो कहां पहुंच रहा है, उसकी आंखों तक पहुंच रहा है। लेकिन बाकी जो नीला वाला है, यहां देखना, जो नीला है, मान लो जो नीला है, यहां देखना जो नीला है, ठीक है, या उस शेड का है, मान लो कि हरा है जो, ठीक है, यहां देखो ये क्या हो जा रहा है, ये इसका प्रकीर्णन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, प्रकीर्णन हो जा रहा है। ध्यान से समझना, सुबह में या शाम को जब सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्य की किरणें जो कि 7 रंगों का मिश्रण है वो चली 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 हमारे आंखों तक पहुंचने के लिए चली, तो उनको काफी दूरी तय करना पड़ता है। यदि हम लोग इस तरीके से खड़े हैं तो उनको काफी दूरी तय करना पड़ेगा। तो आते आते प्रकाश को हमारे आंखों तक आते आते जो
जो तुम्हारा अदर जो कलर्स हैं, लाल और ऑरेंज और इस टाइप के कलर को छोड़ के, उनका तरंगदैर्ध्य कम होता है, जिस कारण से उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो उनका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा, देखो उनका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा तो वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी, वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी। और हमारे आंखों तक देखो इस तरीके से जो ऑरेंज है, रेड है, उस तरीके का तरंगदैर्ध्य हमारे आंखों तक पहुंच पा रहा है। क्यों? सिंपल बताओ, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। ये प्रकीर्णित नहीं हो रहा है, इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने के कारण ये प्रकीर्णित नहीं हो रहा और हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। लेकिन बाकी जो रंग है, बाकी रंग के जो प्रकाश है, वो प्रकीर्णित हो जा रहे हैं, वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस कारण से यह हमें क्या दिखता है? लाल दिखता है, रक्ताभ दिखता है, ऑरेंज दिखता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसका आंसर तुम लिख सकते हो। जबकि दोपहर के समय देखोगे तो दोपहर के समय ये नजदीक होता है, सूर्य क्या होता है? नजदीक होता है। तो दोपहर के समय कभी तुमने सूर्य को देखा है? वह लाल लगता है क्या? नहीं, वो श्वेत लगता है। श्वेत क्यों लगता है? क्योंकि उसमें प्रकीर्णन क्या होता है? काफी कम हो रहा है, किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो रहा है, तो वहां पर वो सूर्य का बात हो रहा है, आकाश का बात नहीं हो रहा है, सूर्य का बात हो रहा है। तो उसका जो वह जो है डायरेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं, उसको कोई प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है, तो सब रंग मिला के क्या दिखेगा? श्वेत ही दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से इसको आंसर को कर सकते हैं। तो अब यही बात यहां भी उठता है तुम्हारा कि जो डेंजर सिग्नल होता है, ठीक है, उसमें लाल रंग क्यों दिखाई जाता है? या फिर जो तुम्हारा कहीं भी सिग्नल वगैरह बनाया जाएगा या कहीं भी जब उसको दूर से दिखाना होगा तो उसमें लाल क्यों यूज किया जाएगा या लाल इंडिकेटर क्यों यूज किया जाता है? तो इसका भी सिंपल सा वही इसका भी आंसर है कि जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्ध्य क्या है? ज्यादा है। लाल का तरंगदैर्ध्य क्या है? ज्यादा है। तो मान लो यहां पर रेड लाइट लगाया गया है तो ये प्रकीर्णन इसका कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होगा और जिससे जिससे ये हमारी आंखों तक पहुंचेगा। अब ध्यान दो, मान लो कि धुंध है, धुंध है तो धुंध है मतलब क्या हो गया? वहां पर कोलाइड पार्टिकल्स ज्यादा बढ़ गए। तो धुंध में क्या होगा? धुंध में तो इन प्रकाश के किरणों का और भी स्कैटरिंग होगा और भी प्रकीर्णन होगा। जो बाकी शेष लाइट हैं इनका तो ज्यादा प्रकीर्णन होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है। लेकिन यदि लाल रंग को हम लोग वहां पर यूज करते हैं तो धुंध में भी लाल रंग साफ साफ दिखेगा, क्योंकि दूर से लाल रंग का तरंगदैर्ध्य हमारे आंखों तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? अरे वही बात कि उसका प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है, और बाकी जो रंग यदि लगाएंगे तो हो सकता है उसका प्रकीर्णन हो जाए, हमारे आंखों तक नहीं पहुंचे। इस कारण से हम लोग लाल रंग का क्या करते हैं? डेंजर साइन में उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। तुम्हें और क्या क्या पढ़ने हैं तुम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। छोटे छोटे टॉपिक्स बना रहा हूं, उन सारे टॉपिक्स को भी देखो, तुम्हारा समय बचेगा। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।